जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी मैम, जी आपकी आज। आवाज आ रही है। जी। यहाँ पे अभी अजान हुई, मैं भी पास पढ़ने लगी। हाँ, ज्वाइन किया थोड़ी है। आज अजान एक्चुअली लेट हो रही थी ना, तो फिर मैंने जी। कहा अजान नमाज पढ़ के ही शुरू करें। जी मैम, मैं वैसे इस ग्रुप में नहीं हूँ। अभी मैंने ज्वाइन किया रिसेंटली, और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। पिछला मैंने दिया था, पिछला मेरा फर्स्ट था, उसमें मेरी परसेंटेज 54 आई। अच्छा, आपने अभी जी। ज्वाइन की है? जी मैंने अभी किया है 2 दिन में। 2 दिन पहले, ठीक है। अच्छा, जी। इसमें इस तरह से पैटर्न है। आज बारी किसकी है जवेरिया? आज वेंसडे है, आज डॉक्टर आसिया की है। हेलो। हेलो। जी डॉक्टर आसिया की है SLE पे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कुदरत, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। डॉक्टर आसिया की बारी है आज हाँ, SLE पे। चलें दो, उनको मैसेज करें ना तो वो आए जरा, फिर मैं डॉक्टर सारा को थोड़ा उतनी देर में बता देती हूँ। डॉक्टर सारा, हमारे ग्रुप में इस तरह से ठीक है। होता है कि 4 डेज शॉर्ट केस होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे। 4 दिन हम शॉर्ट केस करते हैं, टॉपिक वाइज मॉड्यूल वाइज चल रहे हैं। अभी हम मेटरनल मेडिसिन का मॉड्यूल कर रहे हैं और उसमें आज SLE का टॉपिक है, ठीक है। शेड्यूल आपके साथ दोबारा ठीक। शेयर कर देंगे, वैसे वो पिन भी हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है, आपने जी। अगर 2 दिन पहले ज्वाइन किया है तो पिन मैसेजेस आपको नहीं मिल रहे होंगे। तो आप मैं दोबारा सेंड कर देती हूँ जो शेड्यूल अभी चल रहा है। वैसे तो 4 दिन है, 1 जुलाई को नया स्केड्यूल आ जाएगा, ठीक है। तो जी। अभी आपको मैं जो भी टॉपिक है वो मैं आपको भेज देती हूँ। उसके बाद ट्यूसडे को होती है जी। डॉक्टर पलवशा की क्लास 3 बजे, मेरी क्लास होती है 7:30 बजे। और जी। डॉक्टर पलवशा की ट्यूसडे को होती है 3 बजे, ठीक है, पाकिस्तानी टाइम, जी। ठीक है। जी। जी। और यकम जी। जुलाई से इंशाल्लाह आपकी डॉक्टर हादिया शुरू करेंगे पाएंगी कॉन्जे, जो MRCOG की बुक है, ठीक है। उसके 63 जी। स्टेशंस हैं, 4 पेपर हैं और सिक्सटी जी। 68 सॉरी 68 टोटल स्टेशंस हैं। तो वो डॉक्टर हादिया आपके साथ टिल द एग्जाम उस बुक को खत्म करेंगी, ठीक है। उनकी क्लास जी। होगी 12 से 2 बजे का टाइम उन्होंने मुझे बताया है, और डेज उन्होंने कहे हैं आई थिंक थर्सडे और फ्राइडे कहा है उन्होंने। जी। सोबिया जी। वो ना, उस डॉक्टर हादिया से फिर एक दफा बात कर लीजिएगा टाइमिंग्स की, क्योंकि अभी उन्होंने मुझे बताई है तो वो उनके साथ आप कुछ सेट कर लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ अपनी उधर एक्चुअली वो शी इज नॉट इन पाकिस्तान, वो ताजिकिस्तान में है। तो वहां के और हमारे टाइमिंग्स की थोड़ी सी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो फिर उनके लिए टाइमिंग्स आप उनकी डिफरेंट है, हमसे काफी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो वो फिर उन्होंने पाकिस्तानी टाइम आपको 12 से 2 का है, जो उनका सुबह का टाइम होगा, ठीक है। कोई और कुछ वो 3 दिन अपनी कोई उन्होंने लैंग्वेज कोर्स भी कर रही हैं, तो इसलिए वो फिर थोड़ा सा बिजी होंगी। तो कॉन्जी आपकी उनके साथ शुरू हो जाएगी। एंड आई एम थिंकिंग कि हम ड्रिल्स अगस्त में शुरू करें। इतनी जल्दी ड्रिल्स को शुरू करके आप फिर भूल जाएंगे। ड्रिल्स आपको मैं करवाऊंगी। वो हम आपका दिन रखेंगे सैटरडे, एक दिन रखेंगे। अगर 1 डे अ वीक रखना है, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है, या तो फिर मैं इधर से शॉर्ट किस की क्लास को कम करूंगी और आपको फिर वो ड्रिल्स कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि सैटरडे संडे मैंने उधर MS को भी। मैम मैम शॉर्ट केसेस मुझे लगता है कि उसमें हम ज्यादा डेफिशिएंट है ना। ड्रिल्स माशाल्लाह हो जाएंगी, आखिर में भी हो जाएंगी। मेरा भी यही ख्याल है कि अभी हम शॉर्ट केस के ऊपर रहते हैं, और ड्रिल्स तो अब मतलब आपको मैम एंड में ड्रिल्स अगर। हो जाती हैं, हाँ, मतलब वो ड्रिल्स का इतना ये है कि डिफिकल्ट मैं नहीं आपको होता। एक हफ्ते मतलब 1 महीने में डेली ड्रिल्स करवा के तो वो खत्म करा दूंगी।
बट यस शॉर्ट मैम, केस है। उसके लिए इतना इशू नहीं होता मैम, सारा इशू शॉर्ट केस का होता है ना, उसमें और हम कुछ दूसरी ना कुछ बात ये कि इतनी छोड़ जल्दी देते अगर हैं। आप ड्रिल्स कर लेना तो फिर एंड तक आप भूल जाते हैं ड्रिल्स को। तो आई आई प्रोबेबली थिंक कि हमें ड्रिल्स जो है वो अक्टूबर में कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबली आपका दिसंबर तक ही होगा। तो आफ्टर 20 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर, 20 दिन में मैं आपको डेली करवा के तो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो टू बी सेफ साइड हम हो जाएंगे, ठीक है। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हम ड्रिल्स कर लेंगे, 15 दिन के अंदर डेली एक एक क्लास आपकी रख के। तो मैं आपको सारी ड्रिल्स करवा दूंगी, वो भी मॉड्यूल वाइज ड्रिल्स हैं। अगर डॉक्टर वरदा वापस आ गई, उन्होंने सितंबर का कहा था, तो मैं उनसे कहूंगी कि वो क्लास ले लें, क्योंकि मेरे लिए फिर इतनी क्लासेस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अब डॉक्टर ठीक है। कुदरत प्लीज थोड़ी ये अर्ली स्टार्ट करवा दें ड्रिल्स वाली, क्योंकि ड्रिल्स भी हाँ, बहुत मैंने ज्यादा जवेरिया हैं। के कहने पे ही सोचा था, जवेरिया ने ही कहा था कि ड्रिल्स जल्दी करा दें। लेकिन जवेरिया, मेरा अपना जाती ख्याल भी यही है कि जितनी जल्दी मैम आप ये हो जाएगा इंशाल्लाह मैम, डॉक्टर ड्रिल्स का जवेरिया ड्रिल्स में वो आपको क्या शायद। प्रॉब्लम लगती है कि जो आप जल्दी शुरू करवाना चाह रही हैं? आप मुझसे ना सेपरेटली डिस्कस कर लेना इसको, जवेरिया, ठीक है। ठीक है डॉक्टर कुदरत, ठीक हाँ, है। इसको हम सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देख लेंगे, ठीक है। मेरा जाती तौर पे ख्याल है ठीक है कि एक ही दफा ड्रिल्स को करो, अच्छे तरीके से करो और एंड पे करो। उसके लिए यस रिवीजन मैम। करने की इतनी जरूरत नहीं होती है। मैम ये इतने मेरा यस मैम, ख्याल है। इतनी जरूरत क्योंकि है डॉक्टर मैम, कुदरत ड्रिल्स मुझे वाले। ये लगता है कि उसके अंदर ना पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, पता नहीं शायद मेरी मिस होते हैं। तो मुझे थोड़ा सा रिपीटेडली हाँ हो करनी जाते, पड़ती हैं ये। नहीं सही बात है, हो रिपीटेडली जाते ड्रिल्स, हैं, लेकिन उसमें थोड़ा स्टेशन मैनेज करना इजी होता है ना ड्रिल को। शॉर्ट केस वाला स्टेशन जो होता है उसमें वो हम बहुत एंड खिचड़ी पे, मेरा पकती ये होती दिल है। है कि रिपीट आप उसी टाइम पे ही करें, क्योंकि अभी करो फिर एंड पे दोबारा करनी पड़ेंगी उनको। तो क्लास वाइज आप वैसे उसको देख लीजिए ड्रिल्स को, जवेरिया, मतलब हफ्ते में एक दो ड्रिल्स आप देख लें। मैं आपसे जी मॉड्यूल शेयर जी कर जी दूंगी, तो आप मॉड्यूल वाइज अपने अपनी तौर पे उनको एक दफा क्लासेस से पहले कर लें। और ड्रिल्स आपने करनी, जी मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी जिसके अंदर मैंने सारे लिंक्स रखे हैं, ठीक है। को आप उनको जी। देख, तो और लिंक्स डॉक्टर को टच करके तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक दफा आप अक्टूबर जी तक रिवाइज कर लें, फिर जब मैं क्लास लूंगी तो यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे जी। हाँ, तो और डॉक्टर करनी कुदरत है वो मरियम वाला भी इब्राहिम से सोचिएगा जो। आपने, मरियम इब्राहिम से ड्रिल करनी है सारी, जो उसकी दूसरी वाली वो पर गोल्डन, क्या डायमंड पर्ल्स वाली है, वहां से सारे प्रोसीजर्स करने हैं मरियम इब्राहिम से। और मॉड्यूल्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, मॉड्यूल वाइज आपने उनको तैयार करना है। और एक मैंने पीडीएफ लिंक्स का बनाया हुआ, यूट्यूब लिंक्स का, जहाँ पे सारे प्रोसीजर्स होंगे, कुछ नहीं भी होंगे बीच में तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो वो मैं आपसे पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो प्रोबेबली वो फिर कवर हो ठीक है डॉक्टर जाएगा, कुदरत ठीक है। ये सही है। हाँ जी ये सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, ऐसे कर लें आप, ठीक है, क्योंकि मेरा जाती तौर पे भी ये ख्याल है कि बार बार ड्रिल्स पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उससे बेहतर है आप अपने टॉपिक्स को और अपनी स्पीकिंग पावर को और बोलने की प्रैक्टिस करें। डॉक्टर आसिया नहीं आ रही हैं आज फिर? दूसरा कैंडिडेट कौन था आज उनके साथ? कश्यप थी उनके साथ। कश्यप भी नहीं है आज। कल वाले भी दोनों कैंडिडेट्स नहीं थे, मुझसे नाम लिखवाते हैं फिर कहना आते नहीं है। डॉक्टर आसिया तो इतना कह रही थी कि मेरे साथ मेरा कर लें, मेरा कर लें। तो एसएलई तो है भी इतना अच्छा टॉपिक। डॉक्टर सादिया और डॉक्टर अस्मा है उससे नेक्स्ट, अगर वो करना चाहती हैं उनसे करवा लें डॉक्टर डॉक्टर कुदरत। सादी और डॉक्टर असमा भी नहीं है आज तो। चले, फिर मंसूबा आ मुझे जाओ मौका फिर। दे दें। किसको दे दूं, जवेरिया को फिर दे दो भी, जवेरिया कल तो की है। वही ट्रेन इतनी चल जाती है, मैं खुद फंस जाती हूँ कि हाय अल्लाह, इस ट्रेन को कहाँ पे रोकूं। आ जाओ मैम मुझे मंसूबा। बता दें कौन, मैम कल कौन सा करना है, मैं प्रिपेयर कर लूँ। कल वाला तो टॉपिक, कल तो फ्राइडे है, कल तो नहीं, आज ही क्लास नहीं, कल ओके मैम, थर्सडे यस है, अच्छा मैम, सॉरी, ओहो हाँ, नहीं यस कल मैम, थर्सडे कल है, कल हाइपोथायरॉइड है। कल हाइपोथायराइड है। हाइपोथायराइड पे डॉक्टर कुदरत अस्मा का आपका तो नाम है। स्केड्यूल भी मुझे याद हो गया। हाइपोथायराइड अस्मा को दिया हुआ था मेरा ख्याल है। जी डॉक्टर अस्मा और डॉक्टर सादिया। मंसूरा आप आ जाए, जैसा भी आता है एसएल की कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लेते हैं।
वैसे तो शॉर्ट अस्सलाम केस भी वालेकुम आ सकता है। डॉक्टर। हाँ जी, क्योंकि नहीं डॉक्टर, ये है कि बस ये स्ट्रक्चर डिस्कशन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकूंगी, अभी मैंने पढ़ा नहीं है और मैंने कभी किया भी नहीं है, आपकी मुझे आए शर्म इतना आती इतना अच्छा कैंडिडेट हमें मिल गया। डॉक्टर अस्मा आ जाए, आज आप आ गई हैं डॉक्टर अस्मा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मैंने वालेकुम क्या करना है? ये SLE जरा का मिटाओ, शॉर्ट केस। खबर दो यार, तुम दो। ऐसे में शॉर्ट केस, अच्छा ठीक है। हम्म स्ट्रक्चर डिस्कशन करनी है तो स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लें। मैंने शॉर्ट केस करना है और मैं बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड हूँ डॉक्टर पूरत, मैंने ऐसे तो बहुत रिसेंट मजा नहीं आएगा पढ़ा। ना, अनप्रिपेयर्ड है तो अच्छा, ज्यादा चलें मजा शुरू करते हैं। पता चलेगा ना। आप अनप्रिपेयर्ड कैसे हो सकती हैं? नहीं हो सकती अनप्रिपेयर्ड, ठीक है। इतनी दफा चलें तो शुरू आपने करते हैं ऐसे नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसलिए छोड़े, आपसे प्रेजेंट करें। डॉक्टर कुरत में हिस्ट्री में ले लूं? हम्म अगर शॉर्ट केस है तो हिस्ट्री में लूं? सिर्फ हिस्ट्री ले सकती हूँ फिर? सिर्फ हिस्ट्री ले सकती हैं? चलें, अभी डॉक्टर अस्मा को करने देना, फिर हम चलिए करते ठीक हैं, है। ठीक है। अभी उनको पूरा मैनेज करने दें फिर। ठीक चलें है। जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी स्टॉप शेयरिंग कर दूं और टाइमर शेयर कर दूं आपके साथ, एक जी। मिनट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है, मैं आपकी गायनी की डॉक्टर हूँ। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम पलक है। फलक। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 32 साल है। अच्छा, फलक आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 2 साल हो गए। कितनी पढ़ी लिखी है? डॉक्टर साहबा, मैंने BA किया बस। अच्छा। अच्छा फलक, मुझे बताइएगा कि आप यहाँ किस मसले से तशरीफ लाई हैं? डॉक्टर साहबा, मुझे जो है ना 8 हफ्तों का हमल है, और ना अच्छा। मुझे जो है ना SLE का मसला है, मेरी ना गुर्दों का मसला है मुझे। अच्छा तो मुझे डॉक्टर ने कहा था ठीक कि है। आप जब भी प्रेग्नेंट होंगी तो आपने फौरन डॉक्टर को चेक कराना है। कितने अरसे से ये मसला है? डॉक्टर साहबा, मुझे जो है ये तकरीबन हो गए हैं कोई 6 8 6 7 साल हो गए हैं। अच्छा। अच्छा मुझे ये बताइएगा फलक कि आपको कैसे पता चला था 7 साल पहले कि आपको ऐसे ली है, क्या अलामत थी? डॉक्टर साहबा, मुझे बड़ा तेज बुखार चढ़ा था, और ना अच्छा। पेशाब भी मेरा रुक गया था। तो फिर डॉक्टर को अच्छा। चेक करवाया था, तो बहुत सारे उन्होंने मेरे टेस्ट किए, कुछ किए, समझ ही नहीं आ रही थी उनको। गुर्दों के टेस्ट भी काफी अच्छा। खराब आ रहे थे। तो उस वक्त फिर जब टेस्ट हम्म। करवाए तो उसमें कुछ उन्होंने एंटीबॉडीज के टेस्ट करवाए थे मेरे। तो उन अच्छा। एंटीबॉडीज में फिर पता चला था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर इन्होंने मेरी गुर्दे की बायोप्सी भी की थी, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि आपको SLE का प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर मुझे उन्होंने अच्छा मुझे, कोई 3 4 साल मैंने दवाइयां खाती रही थी, अभी भी खा रही हूँ मैं दवाइयां उनमें से। अच्छा ठीक है। तो अच्छा तकरीबन फलक, अभी आपने ना एक लास्ट साल, टाइम, शादी शादी की से कोई 5 6 महीने पहले मेरी मतलब मैं ठीक हुई थी। तो फिर उन्होंने कहा आप शादी कर लें, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया था कि बच्चा ना करें। तो अब 2 साल हो गए थे, तो फिर मेरे प्रेशर था, तो मैंने कहा नहीं, अब हम कर लेते हैं। अच्छा अब आपका ये पहला बच्चा है? जी जी, ये मेरा पहला बच्चा है। आपको अपनी माहवारी की तारीखें याद है? बाकायदा थी, नहीं बेकायदा थी? नहीं नहीं, मेरी माहवारी डॉक्टर साहबा बहुत खराब थी। जब से मैं ये दवाइयां खा रही थी ना, तो 2 2 3 3 महीने हम्म। आती ही नहीं थी। तो मैंने अभी ना कल अल्ट्रासाउंड करवाया, मुझे उल्टी बहुत ज्यादा थी। तो फिर मैंने अच्छा। अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें आया कि 8 हफ्तों का हमला है। अच्छा मुझे ये बताइएगा फलक, आपने आखिरी दफा अपने एसएलई के स्पेशलिस्ट को कब चेक कराया था? डॉक्टर साहब, 6 महीने पहले चेक करवाया था। ठीक है। तो उस वक्त अभी मैं कुछ दवाइयां खा रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अभी आप थोड़ा वेट कर लें। हम्म। लेकिन फिर ठीक है, प्रेशर उन्होंने था तो चेंज मैंने नहीं की थी, आप वही खाती रही थी? ऐसा ही जी है? जी। उन्होंने आपकी दवाइयाँ तब्दील नहीं की थी, आप वही दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही नहीं हैं नहीं अब डॉक्टर साहबा, तक? उन्होंने ऐसा ही है? तब्दील, दवाइयां मेरी 2 साल पहले तब्दील हो गई थी। वही दवाइयां मैं 2 साल से खा रही हूँ अभी। अच्छा, आपको नाम याद है उनके, क्या नाम है और किस मिकदार में लेती हैं?
जी डॉक्टर साहबा, उसमें से एक गोली तो प्रेडनिसिलोन है। ये हम्म। डेल्टा कॉर्टिल की जो गोलियां होती हैं, वो मैं अच्छा। दो लेती हूँ सुबह के टाइम। दो सुबह ठीक है। लेती हूँ और दो शाम को लेती हूँ। और इसके अलावा ठीक एक है। ये मीथोट्रेक्सेट की गोली है, ये मैं खाती हूँ। हम्म। ठीक है। अच्छा, ये एक रोजाना लेती हैं ऐसे ही है? जी, और इसके साथ वो मीथोट्रेक्सेट। जब अगले दिन मैं वो फॉलिक एसिड खाती हूँ, एक दिन ये खाती हूँ तो अगले फॉलिक एसिड की गोलियां खाती हूँ। इसके साथ आपकी ये अलामात कंट्रोल थी? आपको कोई आखिरी दफा मतलब सवेयर रिएक्शन टाइप कोई वो चीज नहीं डॉक्टर हुई? साहब आप कह दो रही हैं साल दो से साल मुझे पहले कोई का। 2 साल से मुझे कोई अटैक नहीं हुआ। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फलक आपको ये हमल खुद ब खुद हुआ या आपने कोई इलाज कराया है? जी डॉक्टर साहब, खुद ब खुद हो गया था। हम पहले कॉन्डोम और इस्तेमाल आपने। कर रहे थे, अब मैंने छोड़ दिया था वो इस्तेमाल करना। अच्छा। ठीक है, आप फोलिक एसिड लेती रही हैं जी जी पहले डॉक्टर या साहब, अब? फॉलिक एसिड तो 5, वो डब्बी वाली फॉलिक एसिड जो है ना, डॉक्टर ने मुझे कहा था वो हम्म। आपने लेते रहना है। वो कभी मैं दो भी खा लेती हूँ, जिस दिन गोली खाऊं तो फिर दो भी खाती हूँ। कितनी मिकदार, 5 मिलीग्राम लेती हैं? जी जी, 5 मिलीग्राम वाली खा रही हूँ। ठीक है। अच्छा फलक, मुझे ये बताएं कि आपको ये जब हमल हुआ था तो आपने कैसे कंफर्म किया था? अल्ट्रासाउंड कराया था जी जी, और अल्ट्रासाउंड या करवाया था, अल्ट्रासाउंड पे। ठीक है, एक ही बच्चा बताया उन्होंने? जी जी, एक ही बताया, उन्होंने कहा ठीक है बच्चा। और आपको ये उल्टियों का मसला कब से हो रहा है? ये डॉक्टर साहब 1 हफ्ता हो गया, काफी वॉमिटिंग है, आज सुबह भी ये 2 वॉमिटिंग आई हैं। इसके लिए आपको अस्पताल दाखिल तो नहीं होना पड़ा वॉमिटिंग के जी डॉक्टर सिलसिले साहब, में? अभी आपके पास ही आई है, दाखिल नहीं हुई अभी तक कोई। ठीक है। अच्छा, मैं साथ साथ अब फलक आपका मुआयना करूंगी और साथ साथ मैं आपके से सवालात भी पूछती जाऊंगी, ठीक है? जी ठीक है। और फलक, आपको अपने वजन का और कद का अंदाजा है जी जी कितना डॉक्टर है? साहब, मेरा वो बीएमआई चेक करते हैं तो मेरा बीएमआई 24 है। ठीक है। वाइटल्स, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी नॉर्मल। रेट? ब्लड प्रेशर 130/90 है इसका। अच्छा, पैलर, जॉन्डिस, क्लबिंग, थायराइड? नेगेटिव नेगेटिव। ब्रेस्ट, चेस्ट एंड हार्ट एग्जामिनेशन? ब्रेस्ट, चेस्ट एंड पर एब्डोमेन इज नॉर्मल। ठीक है। एनी एडिमा, पीडल और नो नो सेक्टल? डीमाइसी। ठीक है। अच्छा, फलक मुझे ये बताइएगा कि आपको इस बीमारी के अलावा कोई और ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा का मसला हो? डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर का होता है, उसके लिए उन्होंने मुझे वो ये शुरू कराई भी, ये नॉर्वेस टैबलेट है। हम्म। ये सॉरी, अच्छा। नॉर्वेस, हाँ जी। 5 मिलीग्राम की मैं खाती हूँ। अच्छा, अभी भी लेती हैं? उस पर कंट्रोल है आपका ब्लड प्रेशर? जी डॉक्टर साहब, अब इतना 130/90 ही रहता है मेरा। ब्लड प्रेशर का मसला कब से है? उसी ये इसी एसिड के के साथ साथ ही ही उसके डॉक्टर। बाद ही? जी, इसी के साथ ही ठीक। हुआ था डॉक्टर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फलक कि आपको इसी ब्लड प्रेशर के साथ कभी नजर में धुंधलाहट हो, सर चकराता हो या सीने में जलन की कोई तकलीफ हो? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। और आपकी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा का मसला, अम्मी अबू में से? जी जी, मेरे अब्बू को भी ब्लड प्रेशर है, मेरे बड़े भाई को भी ब्लड प्रेशर है। ठीक है। अच्छा, आपने बताया आप कंडोम का तरीका इस्तेमाल करती रही हैं बख्शे के लिए, इसके अलावा कोई ऐसा टेस्ट जो आपने बच्चेदानी के मुंह से कराया हो? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। और गुर्दों के आपने आखिरी दफा टेस्ट कब कराए थे? वो उस पे कंट्रोल थे आपके जी, लेवल्स? वो 6 महीने पहले करवाए थे, वो ठीक थे। चर्बी मेरी थोड़ी थोड़ी आती है पेशाब में, लेकिन बाकी सारे टेस्ट हम्म। ठीक थे। ठीक है। आपको किसी दवाई से एलर्जी हो या कोई हुक्का सिगरेट पीती हो आप? डॉक्टर साहब, बस उन्होंने मुझे एक ब्लड प्रेशर की गोली शुरू करवाई थी, मुझे अब नाम याद नहीं, शायद एनालाप्रिल कोई इस तरह की गोली थी। उससे मुझे बड़ी सीवियर अच्छा। एलर्जी हो गई थी। ठीक है। कोई हुक्का सिगरेट का इस्तेमाल करती हो आप? नहीं। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? वो बैंक मैनेजर है। ठीक है। चलिए ठीक है फलक, अभी आपको आपकी पूरा समराइज रिकॉर्ड योर चेक करती हूँ पिछले, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। समराइज अच्छा योर मैडम, केस। आई वांट मिसेस फलक, 32 years of age, married for 2 years, primary gravida. She is unsure of dates with irregular cycles. Presented to outpatient department with with amenorrhea of 8 weeks by scan.
and she's a diagnosed case of systemic lupus erythematosus for the last 7 years, for which she is taking tablet prednisolone and a 2 BD dose tablet methotrexate in OD dose, and she has increased history of the increased BP for the last 7 years, for which she is taking tablet Norvasc 5 milligram, on which her blood pressure is also controlled. She is taking tablet folic acid in 5 milligram OD dose, and she also has a complaint of nausea, excessive nausea and vomiting for last 1 week. On examination, her BMI is 20. Rest of the history is unremarkable. On examination, her BMI is 24 kg per meter square, BP 130/90. Rest of the general physical examination is unremarkable, except mild pallor is positive. Breast, chest, heart, and per abdominal examination is unremarkable. Madam, I am done with summary. Okay. जी, कोई और कमेंट करना चाहेगा पहले? जी डॉक्टर, वो वैक्सीनेशन का था तो वो भी। वैक्सीनेशन? सॉरी, अच्छा। और डॉक्टर पे ये जो है कि खून पेशाब के टेस्ट जो होते हैं या एंटीबॉडीज वाले टेस्ट हैं वो उन्होंने इसमें पूछे ना, उस पेशेंट ने खुद ही बता दिए थे कि मेरे कुछ हाँ टेस्ट जी जी, वो मैं, हाँ जी जी, पेशेंट ने बताया सर्जिकल हिस्ट्री या जी, तो हाँ, पेशाब सर्जिकल में जो हिस्ट्री नहीं पूछी इन्होंने, सर्जिकल हिस्ट्री नहीं पूछी, सर्जिकल किसी हिस्ट्री किस्म का कोई और ऑपरेशन तो जो, नहीं हाँ हुआ। जी, यूरिन का, यूरिन में चर्बी और ब्लड जो, वो भी पेशेंट ने बताया, डॉक्टर हाँ, साहब वो ने जब रखा। पेशेंट बता दे तो फिर उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं ना। अच्छा चलिए, हाँ, ये भी मुझे पूछना था, बाकी बस ये एक जो एक बेसिक है इम्पोर्टेंट है, सबके लिए। अस्मा, आप टेम्पलेट को ना मिस करें। आपने पैरिटी पूछी नहीं ना, बाद में जी मैंने हिस्ट्री के सोचा दौरान हाँ, आपको, बाद हिस्ट्री के दौरान आपने फिर कहा अच्छा ये आपका पहला हमल है, ऐसे ही है। जी जी, ऐसा ही है। फिर उसमें ना ऐसा अगर आप टेम्पलेट छोड़ती हैं ना तो फिर यू गेट वेरी चांस कि आप ये मिस ही कर जाएं। ठीक है। हम्म तो जी गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल चूंकि पहले ही पूछ लिया, दैट वाज गुड। कि जब आपने एलएमपी पूछा, ये एक अच्छी टेक्निक है, जब आप एलएमपी पूछें ऑप्स के केस के अंदर, कि जब आप एलएमपी पूछें तो आप साथ ही मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछ लें, ताकि शोर ऑफ डेट्स के बारे में आपको थोड़ा पता हो जाए। गुड, आपने पहले उसके डेट्स को कर लिया। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट। जी। अच्छा, उसमें अच्छा खान डायरी का। हाँ जी डॉक्टर कुरत, ये जो हम क्वेश्चन ये कब पूछेंगे कि ये जिस्म पे लाल धब्बे या जो कोई मुंह में अल्सर है वो या जो आपने रोशनी की पूछना वजह है से। उससे कि आपको ये, आपको जब उसने वो, क्योंकि ये नॉन केस है ना, तो जी नॉन जी, केस के अंदर उससे पूछना है, उन्होंने ये सवाल पूछा आपको इस बीमारी का कैसे पता चला था। अच्छा अच्छा जी। तो उस सवाल के तो में पेशेंट ने बताया कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार हुआ था, मेरा यूरिन रुक गया था, फिर मेरे बहुत सारे जी टेस्ट हुए, जी, तो उन टेस्टों में पता चला कि मुझे एसएलई की बीमारी है। अच्छा ठीक है। चलो। उसमें जी जी स्पेसिफिकली चेहरे पे वो बटरफ्लाई रैश, और ये जरूरी नहीं होता कि हर पेशेंट को हो।
ठीक है, इट्स अ अच्छा, सिंड्रोम वो टाइप, और इसके स्टिग्मा बहुत जो सारे प्रेजेंट सिम्टम्स है। होते हैं, यूजली फीवर, यूरिनरी कंप्लेंट्स, इसी में ही मोस्टली पेशेंट्स को जो है ना पता लगता है। मैम ये फीवर और यूरिनरी कंप्लेंट्स जो है ये तो टुवर्ड्स सिस्टाइटिस भी पॉइंट आउट करते हैं ना, तो फिर इसमें नहीं तो, अर्थराइटिस हाँ बहुत कुछ और इसके अंदर आ ओवर जाता है, जॉइंट पेन्स वगैरह वो सारा कुछ। तो वो जोड़ों में आप दर्द वहां पे है। चाहें पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं, लेकिन चूंकि ये नॉन केस है तो फिर हम अगर इस पे फंस जाएंगे तो हम आगे आगे नहीं निकल सकेंगे। सो यस आपके मैम लिए सही है। सिंपल इज इम्पोर्टेंट कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। यूजली एग्जाम में प्रेजेंटेशन नॉन केस की, एसएलई की दी जाती है। ऐसे केस कभी भी नहीं आया कि यू हैव टू डायग्नोज द एसएलई। ये मेडिसिन का केस होगा, शॉर्ट केस। ठीक है, लेकिन अच्छा आपको अगर जी। आएगा तो एक पेशेंट होगी जो कंसीव करना चाहती होगी और शी इज नोन केस ऑफ एसएलई। सो जो उसके सिम्टम्स पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, कि कौन से वाले सिम्टम्स है, यानी आप इतनी बड़ी कहानी है सिम्टम्स की, क्या कहानी है, इतने जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है। आपका काम है कि जी आप पूछें एसएलई कैसे हुई थी, वो आपको सारी बता देगी। देखो इतने बड़े क्राइटेरियंस हैं, ठीक है, एक अमेरिकन ये वाला, कि जिसके थ्रू आप फिर डायग्नोज करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपके पेशेंट को पता है, वो आगे अब हम एग्जाम जब हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशंस में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम उसकी इन्वेस्टिगेशंस कर लें, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि पेशेंट सिर्फ किस सिम्टम्स के साथ आता है। जो पेशेंट कह रहा है कि जी मुझे एसएलई की बीमारी है, तो आपको इस ये वाला जो क्राइटेरियन है, इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपने पूछना है कि एक तो आपने उसकी डायलिसिस का पूछना था, कि आपको गुर्दों का मसला था, तो कभी आपको डायलिसिस तो नहीं हुए, ठीक है। तो इसलिए ये सवाल आपका इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो ठीक है। है आपका जो सवाल है वो मेडिसिन से रिलेटेड है, कि आप मेडिसिन कौन सी खाती हैं, कितनी मिकदार में खाती हैं, आखिरी दफा चेकअप कब कराया था। और पूछना चाहें तो आप इन्वेस्टिगेशंस, उसने बताया कि मेरी एंटीबॉडीज हुई थी, इफ यू वांट टू इंटरेस्टेड तो आप कुछ एंटीबॉडीज पूछना चाहते हैं तो यहाँ पूछने, अदरवाइज यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें। यूजली ये आपके पास स्ट्रक्चर डिस्कशन आएगा तो आपके पास हिस्ट्री में बहुत थोड़ा टाइम होगा, ठीक है। सो इसलिए ठीक इधर यहाँ पे अभी आप टाइम वेस्ट ना कीजिए ज्यादा, ठीक है। अच्छा, ठीक। उसके बाद अब डॉक्टर चूंकि कुरत अभी अभी हमारा शॉर्ट समरी केस है, में हमारा शॉर्ट केस है तो हमने इसको 10 मिनट दे दिए, वरना आपके पास पूरी एसएलई के लिए 10 मिनट है। तो इफ हम्म। अगर आप इस चार्ट के ऊपर लग जाएंगे कि जी मैं ये मेलर रैश है, डिस्कॉइड, ये इस तरह की बातें करेंगी तो आप हो जाए बस, ठीक है। नॉन केस ऑफ डिजीज एट कैसे डायग्नोज हुआ था, क्या हुआ था, कौन सी दवाइयां खा रही हो, डॉक्टर को रेगुलर चेक कराती हो, डॉक्टर ने आपको इजाजत दे दी थी, उसके डॉक्टर ने उसको नहीं दी इजाजत, वो मीथोट्रेक्सेट पे है तो उसको नहीं कंसीव करना चाहिए था, शी शुड हैव टू स्टॉप दिस ड्रग, ठीक है। लेकिन अब वो कंसीव करके आ गई है, एक स्कैन भी करा के आ गई है, तो अब हमने आगे चलना है। अब आगे क्या चलना है वो अभी हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। सो इसके अंदर बहुत डॉक्टर इंपॉर्टेंट। कुरत वो जी जी। समरी में वो चीज मिस नहीं हुई, जो ड्रग एलर्जी की इनहेलर से। जी जी, वो अभी मैं आती हूँ, मैं अभी हिस्ट्री पे हूँ, अभी वहां मैं जा रही हूँ अभी आगे। अच्छा, उसके अंदर जो है हाँ, फिर आपने अब करंट सिम्टम्स पूछ लिए, करंट प्रेगनेंसी के बारे में पूछना शुरू किया, दैट वाज गुड। इतना काफी एसएलई के बारे में जितना डॉक्टर असमा ने पूछा है ना, शॉर्ट केस के लिहाज से भी और वैसे भी, क्योंकि डायग्नोस्ड केस है, आपको उसकी तरफ ज्यादा जाना है। अब आपका आपका मोस्ट इंटरेस्ट ये है कि उसकी डिजीज कंट्रोल्ड है, वो दवाइयां खा रही है, कौन सी दवाइयां खा रही है, कितनी मिकदार में खा रही है, और आखिरी दफा उसको अटैक कब हुआ था, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अच्छा, फिर आप करंट प्रेगनेंसी के ऊपर आ गई, वॉमिटिंग को आपने डिटेल में देख लिया, एग्जामिनेशन इट्स ओके, 130/90 आपका था, आपने एडीमा भी पूछ लिया। जब आपको ब्लड प्रेशर का पता चला तो आपने तब पूछ लिया, इट्स ओके गुड। अगर आप पहले भूल गए हैं हिस्ट्री के अंदर के, एसएलई के अंदर, कि आपको कोई ब्लड प्रेशर या कुछ और मसला तो नहीं है,
तो वो आप उसमें बता सकती हैं, ठीक है। सर्जिकल हिस्ट्री, आप पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, पेशेंट की पास्ट मेडिकल पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री को जरूर पूछना है। फैमिली हिस्ट्री आपने पूछी, स्मोकिंग का भी पूछा, ड्रग एलर्जीज का भी आपने पूछा, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पूछनी चाहिए वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो एसएलई के हों, जिनको रीनल प्रॉब्लम्स हों, उनको यूजली एनीमिया डेवलप होता है और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स लगती हैं या एरिथ्रोपोइटिन्स के इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट। तो ऐसे केस में आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं मिस करनी। आपके टेम्पलेट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी तो आप जरूर पूछेंगे, तो अपने टेम्पलेट से नहीं हटना। जो भी आपका टेम्पलेट है वो आपने बोलना है और उसको नहीं छोड़ना। नेम है ना, NAME, नेम, एज, मैरिड फॉर, एजुकेशन, और फिर आगे मैंने रखा हुआ है OPL, ऑक्यूपेशन को छोड़ दें, PLL, पैरिटी, लास्ट चाइल्ड बॉर्न, LMP। और जब LMP आ जाए तो वहीं पे आपने EDD और डेट ऑफ प्रेगनेंसी काउंट कर लेनी है। टेक अ सेकंड पॉज, और अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो डेली के एक LMP लो और उससे DOP और EDD निकाल के प्रैक्टिस करें, तो वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी टिल द एग्जाम। ठीक है, चाहे व्हील से लेना चाहो, कुछ सेंटर्स में व्हील नहीं अलाउड, कुछ में अलाउड है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, कैलकुलेट कर लो फटाफट, व्हील के चक्करों में ना पड़ो, उस वक्त व्हील घूमता ही नहीं है, इतनी टेंशन होती है। सो कैलकुलेशन वाला मेथड ज्यादा बेहतर है। और EDD तो बाज एग्जामिनर डेफिनेटली पूछते हैं, व्हाट इज द EDD ऑफ योर पेशेंट। तो ये आपने चुना, फिर आप आ जाएं, अगर मेडिकल हिस्ट्री है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट एक आधी पूछें, और उसके बाद अगर मेडिकल डिसऑर्डर है तो फिर मेडिकल डिसऑर्डर को एक दफा पूरा कर लें। फिर आप करंट करंट सिम्टम्स को थोड़ा सा डिटेल में ले लें, फिर करंट प्रेगनेंसी पे आ जाएं। फिर करंट प्रेगनेंसी के बाद आप ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री पे, गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जरूर पूछें, ठीक है। और जो पर्सनल हिस्ट्री में है, जिसके अंदर आपने माजरत के साथ करना है, या जो आप हम बोलते हैं जाती नोयत का सवाल पूछें, तो डॉक्टर असमा ने स्मोकिंग के साथ साइन पोस्टिंग नहीं की थी, तो साइन पोस्टिंग करना जरूरी है कि जाती नोयत का सवाल पूछ रही हूँ, आप हुक्का सिगरेट या कोई नशावर अद्वियात इस्तेमाल तो नहीं करती, ठीक है। जी, अब बताइए, किसी ने कोई फीडबैक देना है हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे? नहीं तो फिर हम मैनेजमेंट पे चलते मैम मैम ये हिस्ट्री की सिर्फ ये अरेंजमेंट एक दफा मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो आपने एसएलई की हिस्ट्री थी वो हम सबसे पहले कंप्लीट करके उसके हैं। बाद अगर हम पास्ट ऑप्स मेडिकल सर्जिकल नहीं फैमिली नहीं, उसके पर्सनल बाद ये आपकी सारी ले नहीं, लें। उसके बाद आपकी आएगी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, जो इस डिजीज के साथ अब वो प्रेजेंट किस तरह से की है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को देख लो, जैसे इन्होंने वॉमिटिंग का पूछा जी तो जी वॉमिटिंग की सही देख, सही कितनी वॉमिटिंग आती है और कोई मसला तो नहीं हो रहा। फिर करंट प्रेगनेंसी, कि ये हमल आपको कैसे हुआ था, खुद ब खुद हुआ, इलाज से हुआ, आपको कैसे पता चला कि आपका हमल हुआ है, अभी तक आपने कोई टेस्ट या कोई अल्ट्रासाउंड कराया, अगर अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें एक बच्चा बताया, एक दो बच्चे बताए हैं, दिल की धड़कन आ गई भी है कि नहीं आई भी, बच्चे में कोई नुक्स या कोई असल प्रॉब्लम भी में नहीं बताया। मैम कुछ मेंटोर्स इस तरह टीच करती हैं ना जो सीक्वेंस होता है हिस्ट्री का कि आपने पहले एसएलई का चलें सब कुछ पूछ लिया, फिर आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, फिर पास्ट वाली ऑप्स मेडिकल सर्जिकल फैमिली पर्सनल, उसके बाद आप इसकी फिर जो करंट प्रेगनेंसी का जो ट्राइमेस्टर है फर्स्ट है या सेकंड है देखिए वहां तक देखिए, पूछना है, तो आपने मैडम इससे टेम्प कोई फर्क पड़ेगा? आपने टेम्पलेट बनाना है, आपने कोई चीज मिस नहीं करनी, इट्स अप टू यू। यस मैम, अगर आपको क्योंकि मैम वो एक अगर आदत बन आपको गई वो है। तरीका ठीक लगता है आप वो कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम, बस इंपॉर्टेंट थिंग है हेडिंग्स ना भूलना। करंट का पहले जी मैम। पूछने के लिए इसलिए कहती हूँ, क्योंकि जो पास्ट मेडिकल ऑब्स्टेटिक वो एग्जामिनेशन करते करते भी आप पूछ लेते हैं, ठीक है। यस मैम ये बात है। करंट यस को अगर भूल गई, आखिरी वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो अक्सर रह जाता है। समझ आई ना बात की? सही तो सही शायद मैम, सोशो ठीक है इकोनॉमिक मैम। और पर्सनल हिस्ट्री नहीं पूछी तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट करंट प्रेगनेंसी अगर भूल गई एंड पे और टाइम ना बचा तो फिर क्या करोगे? जी मैम। समझ आई? तो तो आपकी जी मर्जी है कि अगर आप टाइम पूरा करती हैं आप एंड पे पूछ लें। टेम्पलेट आपका अपना है, आपका अपना तरीका है, हेडिंग नहीं मिस होनी चाहिए, बस करंट प्रेगनेंसी भूल ना जाना एंड पे।
सो पहले पूछने का मकसद ही सिर्फ ये है, ठीक है, कि कहानी जो है असल में वो पूछो। अगर पर्सनल हिस्ट्री वो मिस भी हो गई तो तुम्हारी कोई मैनेजमेंट पे शायद बहुत कोई ना 0.25 या इतने मार्क्स कटे, बट करंट प्रेगनेंसी का तो शायद वन एक नंबर हो। समझ आई? और आपको भी कहानी बनाते वक्त ये कहानी ज्यादा आसान लगेगी ना, कि पहले मैं उसका मेडिकल डिसऑर्डर देख लूं, फिर मैं उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट देख लूं, फिर मैं उसका हमल को देख लूं, बजाय इसके कि मैं हमल की कहानी, अब तुम पहले रुको ना, मैं हमल की कहानी बाद में सुनती हूँ, पहले मुझे बताओ पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हुए बच्चे से, आप खुद देखें ना, अपनी पर्सनल देखें। यस। जो इजी कहानी लग रही है उसको अपना लीजिए, कोई इसमें मसला नहीं, बस भूलना ना। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एंड पे पूछ रही हो तो फिर भूल ना जाना बस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और टाइम मैनेज कर लेना, कि अब टाइम सारा पूछ लिया लेकिन एंड पे ये नहीं पता चला कि करंट प्रेगनेंसी के क्या हालात हैं, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, चले जी डॉक्टर अब कोई हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है पूछिए। मैं फिर केस समरी पे जाती हूँ। केस समरी उन्होंने ठीक बाकी सारी सुनाई थी, सिर्फ कुछ ड्रग एलर्जीज को मिस कर दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को मिस कर दिया। ठीक है, लेकिन इम्प्रूवमेंट मैं हमेशा कहती हूँ रहती है। शॉर्ट्स को कर लीजिए, लेकिन ये चूंकि लंबाई थी केस समरी, आपको एसएलई की सारी बातें बतानी है, और ब्लड प्रेशर का भी उसको प्रॉब्लम था वो भी बताना है, वॉमिटिंग का इशू है वो भी बताना है उसको। ठीक है, तो थोड़ी सी हिस्ट्रीज की केस समरी लंबी हो सकती है। एसएलई के केस की केस समरी लंबी हो सकती है, वैसे ये शॉर्ट केस आता नहीं है, इसलिए केस समरी पे इतनी मैं वो नहीं कर रही कि करें। ये आएगा आपको स्ट्रक्चर डिस्कशन दो तरीकों से आ भी चुका हुआ है। पहला आया है कि एसएलई थी और प्रेडनिसिलोन, और मतलब वो ऐसी ड्रग्स ले रही थी, आई आई डोंट रिमेम्बर कि कौन सी थी, लेकिन वो ऐसी ड्रग थी जिसको बंद नहीं करना था। ठीक है, और वो जो है ना प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए आई थी। ठीक है, और उसके अंदर मैंने एंटीबॉडीज के लेवल आपको भेज दिए, एग्जामिनर ने एंटीबॉडी लेवल्स भेजे थे, और एंटीबॉडीज के लेवल बताए थे, ये नहीं बताया था पॉजिटिव नेगेटिव, उन्होंने कहा लेवल ये है। ठीक है, तो सारी आपने पूछनी है उसमें। एंटीरोला का जब पूछा तो उन्होंने फाइंडिंग्स दे दी कि जी एंटीरोला एंटीबॉडीज के लेवल ये हैं, ये नहीं बताया कि ये हाई हैं या लो हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला था, लेवल्स बोले थे, तो मैंने लेवल्स आपको ग्रुप में भेज दी हैं, उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यूजली सारे ही जो लेवल्स हैं ना उसमें मैं बोल देती हूँ, अगर आपको उसमें थोड़ा सा होता है तो ये मैं हमेशा शेयर करती हूँ, मैंने ढूंढ के लिख के रखे हुए थे, स्क्रीनशॉट ले लिया था। उसके अंदर जो आपकी ये एंटी कार्डियोलिपिन एंड सारे जो लेवल यूजली जो पॉजिटिव होते हैं ना वो लेस देन 715 ही रखने हैं आपने। ठीक है, जिसके अंदर आपकी एंटीरोला एंटीबॉडीज का लेवल 7 है और एंटी कार्डियोलिपिन का लेवल 15 है। ठीक है, तो ये आपने याद, उन्होंने जो हमें दिए थे वो सारे ही लेवल, कोई 11 था कोई 7 था, एंटीरोला का उन्होंने मेरा ख्याल है 7 दिया था। ठीक है ना, तो 7 से कम कुछ इस तरह से दिया था, पर वो पॉजिटिव नहीं थी। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से याद रख लेना है। ठीक है, जो रोला एंटीबॉडीज हैं उसके लेवल 7 यूनिट पर एमएल, और जो एंटीकार्डियोलिपिन है उनके 15 से कम हो तो वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और एंटी न्यूक्लियर मेरा वो एंटीबॉडीज प्रॉब्लम अलग तो है। 4 जो होता है 0 to जी। डॉक्टर कुरत, मेरा एक क्वेश्चन है कि एंटी रोल ला और एंटी एस एस बी दोनों डिफरेंट नहीं है कि ये सेम है? डिफरेंट है, डबल स्टैंड सिंगल स्टैंडर्ड हो, ये डिफरेंट है। एंटी न्यूक्लियर अच्छा अच्छा। एंटीबॉडीज को आगे से सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड में करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एंटी कार्डियोलिपिन्स होती हैं, ये डिफरेंट है। फिर एंटी फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, वो डिफरेंट है। और एंटी रोला, डॉक्टर कुर्रत है जो एमसीक्यू की बुक है ना, जब उसमें मैंने इसको रीचेक भी किया था, उसमें एंड्रियो में वो एस 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 बी को जो है ना इन्होंने रोला ही मेंशन किया हुआ था। इसको एस एस ए और एस एस बी को ना इन लोगों ने एंटी रोला ही वो मेंशन किया एस हुआ एस था। ए और एंड्रियो एस एस बी का, हम सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज की बात कर रही हूँ मैं।
वो सिंगल स्टैंडर्ड भी होती हैं और डबल स्टैंडर्ड भी होती हैं। एंटीरोला भी आगे से सिंगल ए सिंगल बी हो सकती हैं, ठीक है, वो सिंगल ही हो सकती हैं, लेकिन एंटी न्यूक्लियर डबल मैडम मेरा स्टैंड। पूछने का मकसद ये है कि हम जब एसएलई की पॉजिटिविटी देखते हैं तो इसमें आपको इतना ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। आप एंटीरोला भी बोलेंगे तो वो बता देंगी, इसमें इतना फंसने बस की यही और पूछना इसमें भी चाह रही हूँ कि जो है वो इस, एसएसबी बोलना फिर जरूरत तो नहीं है ना, बस नहीं, रोला आप और सिर्फ जो एंटीरोला एंटी एंटीबॉडीज पूछें, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज पूछ लें, कॉम्प्लीमेंट और एप्ला C3 C4 और लेवल्स पूछ एप्ला लें, पूछते हैं। और एंटी कार्डियोलिपिड एंटी फॉस्फोलिपिड पूछे। आगे आपसे कोई डिटेल डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड की नहीं पूछेगा। सही। और डॉक्टर खुरत एक और बात पूछनी थी कि आप आज जो आई क्यों है नहीं जिन टाइम पे? आज आपने इतना लिखवाया था, फिर प्रेजेंट के पास टाइम आप आई नहीं। मैडम मैं ज्वाइन कर रही थी लेकिन शायद सिग्नल प्रॉब्लम था, मैंने आपको कर लिया था ज्वाइन जब ये अस्मा हिस्ट्री प्रेजेंट कर रही थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। मेरे पास से अच्छा, सिग्नल नहीं करेक्ट हो रही है, पता नहीं क्यों ओके आज। ओके। अभी सही पूछिए। साफ आवाज आ रही है, उस वक्त आवाज नहीं आ रही थी, बार बार मिस हो रहा था। मैडम जी, एक बात और पूछनी है कि ना जो है वो जो पेशेंट्स होते हैं जो नॉन केस हैं एसएलई के और उनमें एप्ला भी पॉजिटिव आ रहा है और उनमें रोला भी पॉजिटिव आ रहा है, तो हम उसको प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में पेशेंट को ये कहेंगे कि टाइटर्स एब्सेंट हो या टाइटर्स लोअर लेवल की लिमिट में हो। किस चीज के लिए टाइटर्स की क्यों बताना है? प्री कंसेप्शन के लिए कि मतलब लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल में हो या जो है वो रोला बिल्कुल एब्सेंट हो तो फिर वो कंसीव करे। वो तो, वो क्यों एब्सेंट हो? वो तो पॉजिटिव ही रहेंगे, उसको तो SLE है। वो एंटीबॉडीज उसकी बॉडी से खत्म थोड़ी हो जाएंगी। मुंह में खेल ली जा रहा वो है। लोअर लिमिट ऑफ फिर टाइटर की लोअर लिमिट पे फिर उसको रखेंगे हम, मतलब जो उसके नहीं, टाइटर्स हैं वो टाइटर की लोअर मिनिमम। लिमिट में, यार टाइटर रिमिशन फेज कब होगी उसकी? जब उसका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कंट्रोल में होगा। आपका ताल्लुक एंटीबॉडी से, तो वो एक ही दफा जिंदगी में उसके होंगे टाइटर्स। वो चाहे जितने भी लेवल हों, वो उस पे आपने उसको डिक्लेयर कर दिया कि यू आर, उसको फिर आप रिपीट क्यों करा रही हैं एंटीबॉडी टाइटर्स को? मैडम आपको मैं अब सिर्फ अब ये आपका बात जानना मकसद चाह जो रही है, हूँ। अब आपका मकसद जो मॉनिटरिंग आपने करनी है प्री प्रेगनेंसी में, कि पहले आप कोशिश करें कि आपकी डिजीज कंट्रोल्ड हो, ठीक है, आपको कोई अटैक ना आया हुआ हो पिछले 1-2 सालों में। उसमें एंटीबॉडी का उसको जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो डायग्नोस्ड केस है ना। नहीं एंटीबॉडी, मैडम देखिए, जो डायग्नोस केस तो है ठीक है, वो हमें उससे पता है कि उसको एसएलई, उसने हमें बता दिया, उसको कोई सिम्टम्स भी नहीं आ रहे, उसका हमने C3 C4 करवाया, वो भी लोअर लोअर लेवल पे आ रहा है, ठीक है, लोअर लिमिट पे है। लेकिन अगर उसको हम जो है एक्टिव फ्लेयर को अगर हम सीरोलॉजिकली डायग्नोस करना चाहें, क्योंकि जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वो है कि 4 क्लिनिकल और 1 सीरोलॉजिकल, तो अगर हम एक्टिव डिजीज को या कि उसको इस वक्त कोई एक्टिव डिजीज का एलिमेंट तो नहीं है उसकी केमिस्ट्री में, ब्लड केमिस्ट्री में, तो उसको हम जो है वो किस तरह से डिटेक्ट करेंगे कि उसको कोई अभी एक्टिव आप फ्लेयर उनसे राइट नाउ नहीं है। उसको आपने अगर बताना है, तो उसमें आपने ये बताना है कि वी विल टेक, आपकी प्रेगनेंसी से पहले हम आपका एक नेफ्रोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेंगे। अगर नेफ्रोलॉजिस्ट आपको ये कहते हैं कि जी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, आपकी डिजीज कंट्रोल्ड है, तो फिर हम आपको, आप प्रेग्नेंट हो और आप जब रिमिशन फेज में वो डिक्लेयर करेंगे कि जी अब आप रिमिशन फेज में हैं, आपको वहां पे ये टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है कि मैं उसको एंटीबॉडी टाइटर बताऊं या डायग्नोसिस बताऊं या रिमिशन बताऊं। आपका काम है उसको ये गाइड करना कि आपने लेज ऑन करना है नेफ्रोलॉजिस्ट से प्री प्रेगनेंसी, और हम उनसे कहेंगे कि वो आपको डिक्लेयर करें कि यू आर इन रिमिशन फेज। पेशेंट का इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके एंटीबॉडी लेवल कितने हैं या क्या नहीं है, अगर आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग की बात कर रही हैं। हाँ, जी अगर मैडम मैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग का ही तो पूछना पेशेंट चाह को रही हूँ। आपने टाइटर्स के बारे में कुछ नहीं बताना। अच्छा। आपका जुमला ये होगा कि हम आपकी नेफ्रोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेंगे, lays on with the nephrologist, either you can conceive or not and your disease is controlled or not,
अगर स्ट्रक्चर डिस्कशन है तो फिर आप ऐसे बात करेंगे, अगर आप उर्दू में बताना है उसको या पेशेंट एग्जामिनर कहती है कि जी आप इससे इंग्लिश में ही बात करें, तो फिर आप उसको कहेंगे कि वी विल टेक वी इन लेजन विद द नेफ्रोलॉजिस्ट वी विल assess your SLE. Either it is in remission phase or it is in active phase. If it is in active phase, we will suggest you not to pregnant during the active disease. You should be pregnant in the remission phase when your disease is well controlled and the drugs are those on and on those drugs who are which you can be taken in the pregnancy, like prednisolone, hydroxychloroquine, और दूसरी ड्रग एजाथायोप्रिन, थर्ड जो सेफ azathioprine, but you should ड्रग। not take ओके। mycophenolate or methotrexate. You should stop this मीथोट्रेक्स। drug 3 months before you going to conceive. ठीक है, तो कंसीव। आपको एंटीबॉडी टाइटर्स पे फंसने की जरूरत नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इट इज टोटली, बस ठीक आप है मैडम। नाम याद कर लें कि जी हमारे ये नाम है, और उसके अंदर ना तो आपको वो डबल स्टैंडर्ड TNA, anti-ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी उस पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको नाम पता होने चाहिए जी, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकती है और सिंगल भी होती है, इसके अंदर यूजली डबल स्टैंडर्ड होती है। और एंटी रोला एंटीबॉडीज, और वेरी इंपॉर्टेंटली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम C3 and C4। ठीक है, ठीक। वो ये जी। आप यहाँ पे जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग आपके स्टोग आर्टिकल में लिखी हुई है ना, आप ये जी। जुमले बोलते जाइए। वो देखें, ड्यूरिंग प्री प्रेगनेंसी कंसल्टेशन द वुमन शुड बी असेस्ड फॉर डिजीज एक्टिविटी एंड प्रेजेंस ऑफ एनी ऑर्गन सिम्टम्स इन्वॉल्वमेंट। और ये करेगा नेफ्रोलॉजिस्ट, ये आप नहीं करेंगी। दिस इज व्हाट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मैनेजमेंट। ठीक है, और अगर उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ रोला एंटी फॉस्फोलिपिड है तो फिर आप उसको ये बताएंगे कि आपके बच्चे को कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैडम, रेमिशन जो है वो रेमिशन फेज जो है वो वो बताया हुआ अभी है हम इसमें कि 1 to मैनेजमेंट करते हैं ना, मैनेजमेंट अभी ये डॉक्टर अस्मा बताती हैं, फिर हम आगे चल इसकी डिस्कशन पे जाते हैं। जी डॉक्टर अस्मा आ जाएं, अभी मैनेजमेंट हम बाद में भी डिस्कस हो रही है, फिर हम मैनेजमेंट की क्वेश्चंस और उस के बारे में जाते हैं। जी डॉक्टर अस्मा एक दफा मैनेज कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर इन योर पेशेंट्स? Yes, madam. Madam, my patient, एक second. Sorry, doctor. And my madam, in this case, my patient is a diagnosed case of SLE, जी। and she is with superimposed chronic hypertension. हम्म। She has a drug allergy with tablet enalapril. हम्म। Yes, madam. And एक these are और the बड़ी risk इंपॉर्टेंट factors. इसके अंदर रिस्क फैक्टर है जी, कोई और बताएगा? एक रिस्क फैक्टर और है, किसी ने आइडेंटिफाई किया हुआ है? Hyperemesis delta. नहीं। मतलब excessive nausea vomiting. नहीं, कोई और ऑडियंस में से एक इसमें से इस केस में से देख सकता है एक और इसके अंदर रिस्क फैक्टर है? She is taking tablet methotrexate. यस, यस, ये एक रिस्क फैक्टर है, उसके अंदर कुछ जेंटल अनोमलीज हो सकती हैं, हमने उसे चेंज करना है। ओके, व्हाट इन्वेस्टिगेशंस यू वांट फॉर दिस पेशेंट? Yes, madam, I want complete blood count with date and time, including hemoglobin, TLC, platelets. आप बोलती जाइए, लिस्ट कीजिए, एंड लिस्ट मैं बाद में आपको फाइंडिंग्स दूंगी। Okay. Hepatitis B surface antigen, anti-HCV, HIV, blood group and RH factor. Complete urine examination for proteins, pus cells, nitrites and glucose. Blood group and RH factor. And her fasting blood sugar plus 1 hour postprandial blood sugar level. And madam, I want her urea, recent urea and creatinine, her RFTs. And यूरिक एसिड, LFTs, serum uric acid. Yes. LFT And alkaline serum phosphatase electrolytes. और
अल्कलाइन फॉस्फेटेज और ट्रांसएमिनेज। आगे और क्या Yes, पूछना madam. है? Serum electrolytes, आगे चलें। dating scan, anomaly scan. अनोमली पे तो भी ना जाए, 8 वीक्स के ऊपर है। Sorry, dating हाँ, scan, dating डेटिंग scan. स्कैन बस। और And madam, स्पेसिफिक her इन्वेस्टिगेशन क्या चाहिए record, आपको? yes, जी madam. Madam, I want her previous record, including her uh, antibodies levels and renal हम्म biopsy report. I want C3, C4 complement levels for assessing हम्म the control of disease. हम्म, ठीक है, ओके। उसकी सीबीसी के अंदर है, एचबी उसकी जो है वो 11 ग्राम्स है, टीएलसी उसका 6,000 है, प्लेटलेट्स उसके 170,000 है, बीएसएफ उसकी जो है वो 95 है, और 1 आवर पोस्ट पेरेंडियल जो है वो 110 है। वायरल सीरोलॉजी उसकी नेगेटिव है, यूरिन कंप्लीट में उसके 2+ प्रोटीन्स आ रही है, बाकी नेगेटिव है। ब्लड ग्रुप उसका ओ पॉजिटिव है, यूरिया क्रेटिनिन उसका नॉर्मल है, यूरिक एसिड भी नॉर्मल है, एएलपी और एएसटी भी नॉर्मल है। ट्रांस एमिनेज थोड़ा सा है उसका 30-40 के करीब है, बाकी उसके ठीक हैं। और एसएलई के अंदर उसकी एंटी एएनए एंटीबॉडीज जो है वो तकरीबन है 4+, लेकिन ये ओल्ड रिपोर्ट्स हैं, उसकी कोई 6 इयर्स बैक की रिपोर्ट है। और उसकी एंटी रोला जो है वो उसका 9 है, और एंटी कार्डियोलिपिन्स जो हैं वो उसकी 25 है, और जो उसकी एंटी फॉस्फोलिपिड्स है वो नॉर्मल में आ रही है। और C3 C4 जो उसका पुराना लास्ट है 6 इयर्स बैक वाला, वो उसमें रेज्ड आ रहे हैं। 2 टाइम्स वो, सॉरी 2 टाइम्स रेज्ड है नॉर्मल से। Why you ask serum electrolytes? Madam, as my patient is a chronic hypertensive and she has a history of excessive nausea, vomiting for the last 1 week, so I want to Oh, check her good. electrolyte imbalance. Important thing is you want serum electrolytes because of the hyperemesis gravidarum. उसको डिजीज के साथ रिलेट Yes, नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट yes, पॉइंट है। madam. आपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक मांगे, लेकिन आई जस्ट वांट टू सी कि आप रीजनिंग क्या देती हैं। हाइपर एमएसइस का पेशेंट है तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। एसएलई था, हाइपर एमएसइस था, इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपने कराए हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन जस्टिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। जस्टिफिकेशन ठीक, एसएलई क्रॉनिक हाइपरटेंशन में, आप कौन क्रॉनिक हाइपरटेंशन में हमको इलेक्ट्रोलाइट्स कराते हैं? नहीं कराते, ठीक है। कराची. सो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपने क्यों करा रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जी, आपकी कि रीजनिंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि रीजनिंग की क्या हो रही है। ओके, हाउ विल यू, मैं अब ठीक है. बोलूंगी नहीं, ठीक है। यू हैव, मैं आपका टाइमर आपको दोबारा से आपके सामने रखती हूँ, और मैं आपको 4 मिनट देती हूँ मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। ठीक, और उस 4 मिनट जी. के अंदर आपने अपनी मैनेजमेंट को कंप्लीट करना है। मैं आपका टाइमर डॉक्टर दोबारा से गुरत, चला रहा सॉरी 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 डॉक्टर गुरत, मैं पूछना चाह रही थी, थोड़ी सी लैब्स डिस्कस कर लें या बाद में करनी है आपने? हूँ। सारा कुछ बाद में करते हैं, मैं सिर्फ उनको 4 मिनट दे दें। ठीक है, ठीक है, चार ठीक है। मिनट दे दीजिए, फिर आप अपना क्वेश्चन लिख लें, टाइप करके बेशक मैसेज में चैट बॉक्स में भेज दें, हम अभी चैट बॉक्स भी देखेंगे, ठीक है। जी डॉक्टर अस्मा, स्टार्ट योर टाइम नाउ। मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी। जी, जी. I will first of all I will explain the diagnosis to my patient that it is a high risk pregnancy, and this pregnancy is high risk due to the comorbidities like SLE and chronic hypertension, and due to the pregnancy unsafe medications. So I will explain her about the fetal-maternal risks, and I will involve the multidisciplinary team, including medical specialist, nephrologist, senior obstetrician, myself, and then in close liaison with that of the medical specialist and the nephrologist, I will change the medicines to the pregnancy safe medicines. Preferably, I will change the methotrexate, and I will also change the antihypertensive that will be the pregnancy safe.
Then I will explain her the fetal-maternal risks. I will explain her the risks of the IUGR, preterm delivery, miscarriage, and congenital heart block, and the lupus nephritis in baby. And maternal risks, I will counsel her regarding the worsening of the disease. There can be the acute flare of the SLE if the medicines are not taken with that of the good compliance, and the worsening of the hypertensive disease leading to the superimposed preeclampsia and worsening of the renal disease as well. Then I will start the fetal-maternal surveillance. On the basis of the history, examination, and investigations provided to me, my patient has a risk of the superimposed preeclampsia. I will offer her admission, and I will do the fetal-maternal surveillance. In fetal surveillance, I will I will prolong the pregnancy, and my aim will be to do her anomaly scan at 20 weeks of gestation and fetal growth scans from the 24 weeks of gestation on 2 to 3 weekly basis. And give her the antihypertensive according to the increased BP, according to the in close liaison with that of the medical specialist. Once my patient is stable and she becomes her blood pressure is controlled, and she has a good compliance with that of the medicines, then I will discharge her home, and I will keep her on I will also repeat the missing investigations, like I would like to repeat the C3 C4 complement levels as well, and it will be repeated on the 4 weekly basis. Then I will keep her on frequent antenatal visits, and on each visit I will monitor her BP, I will check her protein urea, and I will ask for the fetal movements, and I will ask about the signs and symptoms of the severity of the disease. At 36 weeks, I will counsel her regarding the mode and time of delivery, breastfeeding, and contraception. My aim would be to deliver her at 38 weeks of gestation. If everything remains okay, then I will wait for the spontaneous onset of the labor. And during intrapartum period, I will during intrapartum period, I will be vigilant. I will do the active management of the third stage of the labor, and I will hand over the baby to the neonatologist, and who will do the thorough assessment of the baby. And in postpartum period, I will do the vigilant BP monitoring, and then breastfeeding will be encouraged, and the medicines will be switched on the pre-pregnancy dose in close liaison with that of the nephrologist and the medical specialist and SLE specialist. And at 6 weeks of gestation, I will refer. Stop. 4 मिनट हो गए मैनेजमेंट ना। अच्छी नहीं हाँ, मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी क्योंकि आगे पीछे हो रही थी। अच्छा, डॉक्टर आसिया हैं? जी मैडम, मैं हूँ। मैनेज करें जरा, करेंगी मैनेजमेंट? जी मैडम, बिल्कुल करूंगी। जी करें। आई विल काउंसलिंग से मैडम शुरू मुझे कीजिए। जी काउंसलिंग से शुरू कीजिए ना। Okay. I will counsel my patient that she is having a high risk pregnancy because this is associated with medical her medical disease that is SLE, and I will counsel her that first we will stop those medications which she is taking for her disease, that is the methotrexate and methotrexate and मैडम ये माइकोफिनोलेट मोफ्टल तो नहीं ले रही ना? सॉरी, सिर्फ मीथोट्रेक्सेट और प्रेडनिसोलोन ले रही है। methotrexate, and keep the prednisolone at the minimum possible dose, just to control just to control that she should not have any active flare of the disease during the pregnancy. And then I will make sure that my patient is on the folic acid at a dose 400 microgram BD, and I will, if my patient is not having any urinary problem, her urine DR is okay, and no, but she's having the protein urea.
then I will check for the protein creatinine ratio, and if it's greater than 30 milligram per millimole, that if she is taking any NSAID drug, I will also stop that. Then I will offer my patient for the further scan at 8 to 13 plus 6 weeks of gestation to see the anti thickness, and review her medication, review her symptoms, review her blood pressure, and the review of the antihypertensive medication, and that her BP should be within the normal limit. Then pregnancy will be then the patient will be managed in collaboration with a senior obstetrician, and her medical specialist and the nephrologist. Then I will offer her anomaly scan at around 18 to 22 weeks of the gestation, and to check, make sure that there is no any fetal anomaly. The biometry is within the normal limit according to her gestation age, like head circumference and FL, and the amount of liquor and the estimated fetal weight. If everything is progressing normally, then the pregnancy will be continued, and patient will be monitored by the obstetrician on the 4 weekly basis. And during each visit, the patient would be checked for her blood pressure, her protein, uremia for the proteins, and the review of her symptoms. Then and the fetal movement and the fetal heart sounds and the fetal biometry. Then around 24 weeks, the growth scan, serial growth scans will be started, and they will be done every 4 weeks by 28 and 32. And if needed, if there is any disparity in the growth of the fetus, then the umbilical artery Doppler and the uterine artery Doppler can be simultaneously offered to the patient around 26 to 28 weeks of gestation. Then patient will be followed up antenatally, and around 36 weeks, the mode of the delivery will be decided, whether to have the normal vaginal delivery, and all the prerequisites for the normal vaginal delivery will be the assist. मैडम सॉरी, ये पेशेंट की पैरिटी मैंने सुनी नहीं थी. प्राइमी Okay, all the parameters for the normal vaginal delivery will be assessed, the patient, the pelvimetry, and the fetal biometry, and the blood pressure of the patient should be within the normal limits. Patient will be counseled about all the complications, fetal complications and the maternal complications that should be monitored for, like the preeclampsia or the risk of the flare of the disease, and flare of the disease, and then the aim would be to have a normal vaginal delivery in liaison with the senior obstetrician and with the her nephrologist and the endocrinologist. And then patient stop will be 4 counseled मिनट about the हो गए. contraception also after her delivery. स्टॉप आस्के 4 मिनट का टाइम देना, टाइम भी देखना है. चले. जी. आप मुझे ये बताएं डॉक्टर आसिया, यूट्राइन आर्टरी कब डॉपलर कब होता है? मैडम पहला वाला जो होता है वो राउंड 18 to 22 होता है, एक और ही होता दूसरा है अगर यूट्राइन, एक ही होता है यूट्राइन आर्टरी. बार मैडम बार राउंड तो नहीं. 20 एनॉमली स्कैन के साथ 20 से 22 या 24 वीक्स तक करा सकते हैं यूट्राइन आर्टरी, और यूट्राइन आर्टरी रिपीट नहीं होता. संजना, मैं वो बताना भूल गई थी, मुझे बात याद आया जब मैं अमेरिका तक लेकिन जाती बाद थी. में याद आया तो यूट्राइन आर्टरी को उसके साथ अम्बिलाइकल के साथ ना हाँ, मिलाएं. मैंने फिर ना उसको साथ ही उसको लगा दिया कि वो मिस ना नहीं, हो, तो गलत मैंने है कहा कि ना, गलत है. फिर इसका मतलब ये होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है. अच्छा मैडम. उसूलन तो उसको जो है मुझे नहीं. अनोमली के साथ ही करवाना चाहिए हाँ, था, और इस पे करवाना जरूरी था. अगर आप भूले भी हैं यूट्राइन आर्टरी को, तो उसको कभी भी अम्बिलाइकल आर्टरी के साथ नहीं मिलाना. यूट्राइन आर्टरी का अम्बिलाइकल आर्टरी का बिल्कुल अलग मकसद है, अम्बिलाइकल आर्टरी का बिल्कुल अलग मकसद है. डक्टस विनोसिस का डॉपलर का बिल्कुल अलग मकसद है. मिडल सेरिब्रल आर्टरी का बिल्कुल अलग मकसद है. मिडल सेरिब्रल आर्टरी का अनीमिया और RH इनकम्पैटिबिलिटी के केस में बिल्कुल डिफरेंट है. MCA का मिडल सेरिब्रल आर्टरी का अगर आपने IUGR में करना है तो एक बिल्कुल डिफरेंट रोल है.
सो यू हैव, आपको इंटरमिंगल नहीं करना। भूल गया है तो कुछ और तरीके से बोलिए, बट उसको अम्लाइकल आर्टरी के साथ तो बिल्कुल ना बोलिए। उससे ये लगता है कि आपको अम्लाइकल आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी के डॉपलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है। दूसरी ठीक है चीज मैडम। ये कि आपने, वेरी गुड थिंग कि आपने आपने मीथोट्रेक्सेट एक पेशेंट 8 वीक्स तक ले रही है। आप में से किसी ने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में बात नहीं की। मैडम मैंने बोला था एंटी करवाऊंगी मैं 8 to 13+6 से एंटी मेरे क्यों ध्यान में बात। कराना है? नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी क्यों करानी है? नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी इज फॉर व्हाट? मैडम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का ही ज्यादा न्यूरल ट्यूब मीथोट्रेक्सेट में रिस्क डिफेक्ट होता है और ना। नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी इज सेपरेट थिंग। नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी किस में होती है बताइए? नक्कल ट्रांसल्यूसेंसी किस में देखी जाती है? डाउन। डाउन सिंड्रोम में, डाउन एज सिंड्रोम। फैक्टर्स में देखी जाती है। कोई पेशेंट आपकी एजेड है तो उसको देखो और उसमें जाएं। तो ये पेशेंट मीथोट्रेक्सेट ले रही है, ठीक है, आपने कहा कि इसको हमने स्टॉप करना है। इसको जब हमने स्टॉप करना है तो देना क्या है वो भी बताना है आपने ना। आपने कह दिया नेफ्रोलॉजिस्ट से लेजोन करके आपकी मीथोट्रेक्सेट बंद करके सेफ ड्रग पे जाऊंगी। विच सेफ ड्रग? नाम बोलिए। मैडम इसमें मैडम, हाँ मैडम यहाँ पे जो नाम था वो बोलिए। ऐड करना चाहिए। नाम मैडम मैं बोलिए। नाम नहीं मैं नहीं नाम, मैं सिर्फ नाम इस तरह बोलूंगी कि आई विल कंटिन्यू विद अ मच सेफर ड्रग लाइक एजाथायोप्रीन और यस। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन बट इन लेजन विद हर वो नेफ्रोलॉजिस्ट तो एंड द आपने शुरू में बोल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। दिया ना, वो तो आपने शुरू में बोल दिया कि इन जी लेजन विद मैडम। नेफ्रोलॉजिस्ट वी विल शिफ्ट द पेशेंट टू फ्रॉम methotrexate टू सम अदर सेफ ड्रग्स लाइक एजोथायोप्रिन और समथिंग जो भी आप बोलना चाहें। शी कैन कंटिन्यू, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। शी कैन कंटिन्यू विद जी। prednisolone। ओके। And prednisolone should also be, and it should be taken care that the prednisolone should also be taken in the minimum possible dose in the first वो तो, trimester. वो कोई बात नहीं, उससे हमें कोई मसला नहीं। वो मैक्सिमम डोज पे भी अगर हमें उसे ले जाना पड़े तो हम उसको, कोई इशू नहीं है हमें प्रेडनिसोलोन के साथ। बस ठीक। शुगर की मॉनिटरिंग करेंगे साथ। शुगर की जब प्रेडनिसोलोन ले रही है तो ओजीटीटी क्यों नहीं कराया इसका? ना 14 वीक्स पे कराया ना 28 वीक्स पे, दोनों ने कराया। हाँ ये गलती, बहुत बड़ी गलती है। बहुत बड़ी गलती है। ये- एक पेशेंट आपकी प्रेडनिसोलोन ले रही है, वो कह रही है था 5 मिलीग्राम, शायद बीडी उसने बताया है, टीडीएस बताया, मुझे जहन में नहीं आ रहा, पर वो ज्यादा डोज में ले रही है। थोड़ी डोज भी ले रही हो भाई, वाई नॉट ओजीटीटी यू डन? जी मैडम। अच्छा, एसएलई की पेशेंट को लोपरीन नहीं शुरू करानी? जी मैडम। मैडम इसमें ना मैडम मुझे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी थी कि एक जगह मैंने शायद कहीं पे पढ़ा था कि यार अगर पेशेंट को कंट्रोवर्सी को कोई। नहीं, छोड़ दो, मुझे सिर्फ एक कंट्रोवर्सी छोड़ दो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मुझे ये बताएं, नहीं शुरू एसएलई इज एन इंडिकेशन फॉर लोपरीन और नॉट? बस इतना नो सवाल। मैडम, नो मैडम, NSAIDs they are not यस। prescribed in the patient with the SLE, and if the patient need the एस्पिरिन की analgesia बात है। यार मैं एनएसएड्स की बात ही नहीं कर रही, मैं लोपरीन की बात कर रही हूँ। वो एस्प्रीन है, वो एनएसएड तो है ही नहीं। मैडम लोपरिन तो दे सकते हैं लोअर पॉसिबल डोज पे, लेकिन उसको 32 to 34 वीक्स में स्टॉप कर देना होता है। 150 देते हैं डॉक्टर या अब कंटिन्यू 75। करते हैं, अब नहीं बंद करते। अब नहीं बंद मैडम करते। उसमें फिर रिस्क एसएलई क्यों इज अ मैडम हाई उसमें रिस्क फिर वो। पेशेंट, और इसका ये जो जो चार आपकी लोपरिन की इंडिकेशन है कि जो आपने हाई रिस्क पेशेंट है तो उसको देनी है। अगर एक भी हाई रिस्क उसमें फैक्टर है तो आपने उसको स्टार्ट करनी है लोपरिन, और उसमें एसएलई आता है। ठीक है। जी। इसको नहीं आपने भूलना। अच्छा मैडम इसमें एक और पॉइंट
भी अभी मुझे ऐड करना चाहूंगी मैं, सॉरी उस वक्त मैंने मिस किया कि क्योंकि ये पेशेंट नॉन केस है और ये टू ड्रग्स पे ले रही है, प्लस इसमें जो है वो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये इसको ब्लड प्रेशर भी है, PIH है, इसको पहले नेफ्रोपैथी भी हो चुकी है, इसको मतलब प्रीन्स आ रहे थे यूरिन में, तो इसको तो हमें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन प्रोफाइलेक्टिक इसका स्कोर 3 to 4 बन रहा है, तो इसको तो प्रोफाइलेक्टिक जो नहीं, है वो 3 to 4 पूरा कैसे बन रहा है? 3 to 4 कैसे बन गया सिया? सिर्फ उसको मैडम थ्री एक ही उसका नहीं रिस्क है। फैक्टर, उसका एक ही रिस्क फैक्टर हाँ है, जी। SLE, बस। हाँ, उसमें तो हेपरिन नहीं देते। इसमें हेपरिन नहीं देनी, इसमें सिर्फ एस्पिरिन देनी है। हेपरिन डॉक्टर फ्लेयर में या एक्टिव DVT में देते हैं बस। फ्लेयर एक्टिव और डिजीज फिर DVT में देंगे, इसमें नहीं देनी लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, ओके। अभी नहीं देनी, डॉक्टर डोंट आसिफ ने कंफ्यूज। शायद पुराना आर्टिकल पढ़ा हुआ है। ये और अभी जो मैडम ये जो है मैं अभी जो आपको इसको तस्वीर दिखा रही हूँ, जो जिस आर्टिकल की, आप प्लीज उसको देखिए। कहाँ गया वो? जी इसको जी पढ़े, डॉक्टर मैं कुरत ये ये SLE मैडम का इसका टॉप स्कोर तो आर्टिकल फिर जो 1 दिया होगा। है, आप इसको देखिए। ये जो चीजें हैं, SLE एक मेजर सिम्टम, मेजर फैक्टर है, इसको आपने लो प्रिन स्टार्ट कर ली है। अच्छा, मैं मेरी कोई चीज मिस ना हो जाए, मैं आपको पहले डिटेल्स बता दूं। 4 मिनट ये का डॉक्टर टाइम था, कुरत लेकिन आपको इन्वेस्टिगेशन से पूछना है। स्टार्ट करें। मैं शुरू से जो स्टार्ट एक्टिव करती हूँ। डिजीज स्कोर 3 है, स्कोर 3 है। स्कोर 3 कैसे है बताइए? एक्टिव वो नहीं एक्टिव डॉक्टर, मैं डिजीज का है। एक्टिव डिजीज का जो है ना, जिसमें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन वो स्टार्ट करते हैं, एक्टिव वो अगर डिजीज तो एक्टिव। है ही नहीं ना, हम इस पेशेंट की बात हाँ कर जी। रहे हैं, उसको हाँ, छोड़े सिर्फ ना। एस पे। इस केस पे आए वो, मैडम बाकी तो फिर कहानी हमको मैडम लंबी इसका चलेंगे तो 1 लंबी होगा, मैडम चलेगी। इसका 1 होगा, इसमें सिर्फ पोस्टमार्टम देंगे 10 days तक। वो 1 अभी होगा। बात की बात है, वो पोस्टमार्टम पे आप आते तो, जाते तो सही ना, पोस्टमार्टम तक तो आप पहुंचे ही नहीं। फिर दूसरी बात है कि मैंने एक दफा नहीं, कहा है कि फ्रीक्वेंट का पोस्ट वर्ड ना यूज करें। फिर मैं उसको 2 हफ्ते बाद बुलाऊंगी, मैं उसको 4 हफ्ते बाद बुलाऊंगी। ये एग्जामिनर का सबसे बुरा पॉइंट है कि आप उसको कहते हैं फ्रीक्वेंट एंटीनेटल विजिट। भाई नहीं, फ्रीक्वेंट में क्या फ्रीक्वेंट? बोले मैं दो जी हफ्ते बाद मैडम। उसको बुलाऊंगी। आई विल डिस्चार्ज और विद रेड फ्लैग साइंस। मुझे ये बताएं, आपने एंटी हाइपरटेंसिव उसकी चेंज की नॉरवेस्ट से, नाम क्यों नहीं लिया, क्या शुरू करानी है, कितनी डोज में शुरू करानी है? जी मैडम। बेसिक चीज है यार, बेसिक चीज है कि जी आप, मैं हेडिंग्स नहीं बोलनी एग्जाम में भाई। ये देखो ना, ये मैंने बेसिक हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशंस हम्म। बनाई नहीं है कि जी आप ये नाम बोलते जाएं। ठीक है, मैनेजमेंट में काउंसलिंग करूंगी, मेरा टारगेट ये होगा, मैं ये करूंगी बस। ये तो हेडिंग है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करूंगी, हम्म। एंटीनेटल केयर करूंगी, इंट्रापार्टम केयर करूंगी, न्यूनेटल की केयर करूंगी, पोस्टपार्टम में उसको करूंगी कॉन्ट्रासेप्शन, ये तो हेडिंग्स हैं। अंदर क्या करना है वो बोलना है भाई। आपने कहा जी एंटी हाइपरटेंसिव दूंगी हम्म। भी, कौन सी देंगी एंटी हाइपरटेंसिव? आप चेंज कर रही हैं, नाम बता ही नहीं रही, डोज बता ही नहीं रही। चलो डोज नाम भी बताओ, नाम तो ले लो। और फिर मैडम नाम, मैडम मैं इसको जो है वो, मैडम इसको मैं जो है वो सेफ जो है वो इस पेशेंट में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने ना इस चीज को डोंट स्किप गेट कर दिया, मतलब कंफ्यूज, लेबिटालोल में डोंट गेट कंफ्यूज मैडम इन लेबिटा एग्जाम। कंफ्यूज नहीं होना। मैडम अच्छा, आपने लेबिटालोल बोला, और उसमें डॉक्टर असमा, कुरत प्लीज लैब आपने से स्टार्ट करें। आपने मैं- आपने बोला आई विल प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी। प्रोलॉन्ग क्यों जी कर डॉक्टर। रहे हो प्रेगनेंसी को? मैडम मैं यहाँ पे आपसे पूछना भी चाह रही हूँ कि लेबिटालोल हम इसको देंगे जी, कि नहीं देंगे, क्यों नहीं क्योंकि देंगे? वो मुझे ये बताएं क्यों मैडम नहीं देंगे? मैडम क्योंकि ये अल्फा बीटा ब्लॉकर दोनों होता है और ये SLE है, तो SLE में हमें कभी रेस्पिरेटरी फ्लेयर भी तो हो सकता है ना, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गई आप थी। मुझे बताएं, अभी नहीं है ना उसको, तो हाँ स्टार्ट अभी तो करा नहीं दूं? है। अगर होगा तो बंद कर दूंगी। स्टार्ट तो कराए सही। ना लेबिटालोल। अच्छा चले, लेबिटालोल नहीं देनी ठीक चाह है। रहे, एल्डोमेट प्लीज तो दे लैब दें। से स्टार्ट करें। जी जी जी। जी डॉक्टर जवेरिया डॉक्टर क्या कह रहे प्लीज लैब्स भी डिस्कस करें। हैं? हाँ, लैब्स मैं भी भी डिस्कस करें, वो अब मेरी मैं थोड़ी सी डिस्कस करने, रहती हैं। मैं अभी सिर्फ इनकी ना फीडबैक दे रही थी। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है ना, ये चीजें जो है ना, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, भाई आप बताए प्रोलॉन्ग क्यों कर रही हैं? प्रोलॉन्ग का वर्ड नहीं यूज करना, आप उसको मॉनिटर कर रही हैं, आप उसको शुरू हो रही हैं और उसके बाद कर रही हैं।
जी जवेरिया, आपका क्या इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन है, पूछिए। मैं पूछना चाह रही हूँ कि इसमें हम एक ईसीजी, केयूबी और थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये तीन करवाएंगे कि नहीं? आप मुझे ये बताएं कि थायराइड फंक्शन आप क्यों करवाना चाह रही हैं। हाइपरेमेसिस की वजह से। अच्छा, और दूसरा टेस्ट केयूबी? क्योंकि उसका ऑलरेडी रीनल स्टेटस कॉम्प्रोमाइज है पेशेंट का, तो उस वजह आरएफटीज से। करवाए तो हैं, स्कैन से क्या पता चलेगा। अच्छा। अच्छा, और ईसीजी? हाँ, बस स्कैन में तो हाइड्रोनेफ्रोसिस शो होगा। स्कैन के ईसीजी अंदर तो पेशेंट की, स्ट्रक्चर, क्योंकि ये मल्टी ऑर्गन। बेसिकली स्कैन के ऊपर आपको स्ट्रक्चरल डिफेक्ट पता चलेगा, जो कि एसएलई में यूजली नहीं होता। ठीक है, कोई वो जो उसको क्रॉनिक फेज में वाली चीजें होती हैं वो एसएलई में नहीं आती। केयूबी, कॉर्टिकल थिकनेस, मेडेला, ये सारा कुछ, मेडेला जो होता है इसका कॉर्टिकल थिकनेस, कि पेल्विक सिस्टम, इस पे कोई फर्क नहीं आता। पैरेन्काइमा को कोई फर्क नहीं पड़ता एसएलई में। ठीक है। हाँ, अगर एक पेशेंट एसएलई का हो और फिर वो ठीक है। और डायलिसिस पे हो, तो फिर उसको कोई पैरेन्काइमल डिजीज हो सकती है। तो केयूबी इज इन क्रॉनिक किडनी केसेस में आपने पैरेन्काइमल डिजीज को देखने के लिए करना होता है, और वो यूजली उन पेशेंट्स में आता है जिनको डायलिसिस पे चले जाएं, जो लोग पेशेंट्स फेलियर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, अदरवाइज नहीं होता। मैडम बेसलाइन इको तो और करवा एक बस। सकते हैं ना? मैडम बेसलाइन इको तो करवा सकते हैं ना? नॉन केस है पेशेंट ऐसे की। एसएलई की नॉन केस है तो उसमें आपको अभी इको के कोई सिम्टम्स नहीं है, तो यू शुड नॉट गो फॉर एको एंड ईसीजी। ठीक है, आपने उसको अपनी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एसएलई में नहीं बोलना। हाँ, अगर कोई पुरानी हुई भी है आपकी कोई कार्डिक और वो आप पूछना चाह रहे हैं, तो उस सेंस में जैसे इन्होंने कहा कि आई वांट टू सी द प्रीवियस रिकॉर्ड, तो उसमें आपने बात करनी है। ठीक है। हाँ, इम्पोर्टेंट आप जो और इसकी एक डॉक्टर कुरत HbA1c। HbA1c, नहीं मेरा नहीं ख्याल वो उसमें कराने की, अगर प्रेडनिसिलोन अगर आपको शुगर मिलती है हाई, क्योंकि पेशेंट को अगर डायबिटीज है तो HbA1c इज द कंट्रोल फॉर शुगर, बट एसएलई HbA1c मैम, करवाता नहीं है डायरेक्टली। अच्छा डॉक्टर ठीक है। कुरत, ये जो अभी इन्होंने कहा है ना बेसलाइन एको का, अब इसमें ये है कि जब हम इन्वेस्टिगेशंस मांगेंगे तो हम अगर एंटी रो और एंटी ला बॉडीज अभी रिसेंट मांगते हैं वो रेज्ड आ जाती हैं, और एनॉमली स्कैन पे जैसे आपने बताया कि हमने जिक्र नहीं किया, स्ट्रक्चरल एनॉमलीज में कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज आती है तो फिर हम फीटल एको मांगेंगे, मैटरनल एको नहीं कराएंगे। हाँ, ऐसा ही है ना? मैटरनल एको आप मांग सकते हैं, लेकिन वो जो आप एज अ प्रीवियस रिकॉर्ड, जैसे आपने प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ एसएलई की इन्वेस्टिगेशंस मांगी, उसमें अगर कोई इन्होंने हाँ। एको करवाई भी थी कार्डिक इन्वॉल्वमेंट के लिए, तो वो फिर आप मांग सकते हैं। फिर उसमें तो और बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि जॉइंट्स इन्वॉल्व थे, हम उसकी इन्वेस्टिगेशंस पूछें या ना पूछें, वो फिर एक अलग है कहानी। तो जब थोड़ी पेशेंट जितनी लिमिटाइज HCQ पे रहेंगे। होती है ना, तब हम। जी जवेरिया। हम्म। मैं कह रही हूँ, जब पेशेंट HCQ पे होती है ना, तब हम मैटरनल इको करवाते हैं, या मतलब उसकी तरफ हाँ, स्पेसिफिकली जाते हैं, हाँ उसमें हम क्योंकि तब वो जाते हैं, रिदमियास कराती है अदरवाइज ड्रग। हम उसमें इस तरह से नहीं जाते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी जो है एंटी हाइपरटेंसिव को जरूर बताने, अच्छा हाँ, जो करवानी है ना आपने, वो अगर आप जैसे इस पेशेंट का प्रोटीन यूरिया आ रहा है, तो यू वांट टू सी कि ये सुपर इम्पोज प्री क्लेम्शिया हो रहा है या ये इसको एसएलई की वजह से आ रहा है, देन यू गो फॉर द C3 and C4 कॉम्प्लीमेंट। अगर वो रेज्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है उसकी एसएलई फ्लेयर अप हो रही है, अदरवाइज ये सुपर इम्पोज्ड प्री क्लेम्शिया है। So to differentiate between the SLE flare and the superimposed preeclampsia, कि ये प्रोटीन यूरिया क्यों आना,
जी जी जवेरिया। नहीं नहीं डॉक्टर कुरैत, मैं तो कुछ नहीं कह रही, बस मैंने वो ये HCQ वाला ही ऐड ऑन किया था। अच्छा, और कुछ पूछना है आपने इन्वेस्टिगेशन से? मैं थोड़ा मैनेजमेंट पे फिर चली जाऊं। इन्वेस्टिगेशंस में कुछ और बस पूछना? मुझे TFT से क्लियर कर दें कि टीएफटीज नहीं, टीएफटीज की इतनी कोई वैल्यू नहीं। ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिजीज है, उसकी वजह से अगर आप कुछ पूछना चाह रही हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उसको रिपीट कराएं। हाँ, प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस में अगर आपको अच्छा, और बस जाती डॉक्टर है तो कुरैत। पूछ लें। लेकिन अभी रीसेंट जी। उसको एक करवाने की या छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर कुरैत, ये जो भी आपने लेवल्स शेयर किए एंटी कार्डियोलिपिन वाले, इसके अंदर तो पॉजिटिव 40 से ज्यादा टाइटर हो तब नहीं होता, मतलब मीडियम तो होता है लाइक लेस देन 40, लेकिन किस पॉजिटिव हम तब नहीं कहते जब 40 से ज्यादा। आपने 20 मेंशन किया हुआ है, बस एक ये चीज क्लियर करनी थी। किस चीज की? एंटीरोला की? ठीक है। नहीं नहीं, कार्डियोलिपिन की। एंटीकॉर्डिलिपिन की क्या 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 उसमें आप कह रही हैं? आपने 20 मेंशन किया हुआ है ना, मेरा ख्याल है कि ये 40 है। 40 से ज्यादा पे पॉजिटिव है, मतलब जो स्ट्रांगली पॉजिटिव है। वीक पॉजिटिव नहीं तो नहीं 40 से लेस आ मेरा जाती ख्याल है। है गाइडलाइन में कुछ 40 था। नहीं नहीं, ये जो है ना मैंने लैब्स में से लिया हुआ है। ये वो आप फिर मे बी इसमें यूनिट्स डिफरेंट एंटीकार्डियोलिपिन में ना होंगे। आप हाँ यूनिट जी। देखिए, ये जीपीएल यूनिट है। जी जी। जी जी, यूनिट्स डिफरेंट होंगे फिर। हाँ, यूनिट्स चेक कर लीजिएगा, ये मैंने चुगताई लैब वालों से लिए हुए थे। आप यूनिट देख लीजिएगा उसके, ठीक है? फिर मुझे भी बताइएगा, ठीक है? या मुझसे शेयर कर दीजिएगा, मैं खुद भी देख लूंगी। आप गाइडलाइन की बात कर रही हैं? मैम गाइडलाइन में जीपीएस है और 40 तक लिखा हुआ है। हाँ, जी। जीपीएल ये थोड़ा डिफरेंट है। ये वैसे मैं आप उसका सोर्स जो है वो मैंने चुगताई से लिया हुआ है। ये जीपीएल है, वो जीपीएस होगा, देख ले उसको, ठीक है? मैं भी उसको चेक कर लूंगी दोबारा, ठीक है? यूनिट्स का फर्क हो सकता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम आपका जो है एंटीनेटल के अंदर इसकी आपने शुरू से ही शुरू करनी है, क्योंकि 8 वीक्स के ऊपर ये पेशेंट आई है। और 8 वीक्स के ऊपर जब शुरू होगी कहानी, तो सबसे पहले तो आप उसको काउंसल कर दिया। आपने हाइपर एमएसएस के बारे में किसी ने, दोनों ने बात नहीं की। बस एसएलई को करते गए, उसकी ड्रग्स को चेंज करते गए। लेकिन अभी तो बेचारी हाइपर एमएसएस के लिए आई है, और आपने एडमिट भी उसको हाइपर एमएसएस के लिए किया है। एडमिट आपने उसको एसएलई की वजह से तो नहीं किया। मीथोट्रेक्सेट तो आप ओपीडी बेसिस पे भी उसको चेंज कर सकते हैं, बट जो एडमिशन आपने दिया है पेशेंट को, वो आपने हाइपर एमएसएस के लिए दिया है कि उसकी हाइपर एमएसएस है, आपने उसको कंट्रोल करना है, ठीक है? तो वो अगर ओरल पे हो और सकती है दो। इसमें प्यूक स्कोरिंग तो हुई नहीं थी। हाँ, प्यूक स्कोरिंग भी वो नहीं हुई, लेकिन उसमें एक उन्होंने सवाल पूछ ली, बता दिया था उसने कि मुझे सुबह से 2 एपिसोड हो चुकी हैं वॉमिटिंग की। 4 से 5 एपिसोड तो वैसे ही उसमें चला जाता है, तो ये पेशेंट इंटरमीडिएट शॉर्ट स्टे में एडमिट हो सकता है, ठीक है? तो 2 एपिसोड अगर वो पेशेंट आपकी सुबह से 2 दफा करके आपके पास ओपीडी में आई हो, तो वो फिर मसला यही होता है ना। और उसने कहा कि मुझे कल से 1 हफ्ते से वॉमिटिंग बहुत ज्यादा है और मुझसे रुक नहीं रही, और आज सुबह से भी मैं 2 कर चुकी हूँ। तो उसका प्यूग इंटरमीडिएट वाला तो फिर भी बनता है, ठीक है? तो अगर आपने उसको जरूर देख लेना कि आप एडमिट क्यों कर रहे हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, वरना इसको इंपॉर्टेंट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? फिर आपने उसको जो है सबसे इंपॉर्टेंट मीथोट्रेक्सेट को जब आपने तब्दील करना, गुड थिंग यहाँ पे ये वो आपसे पूछ सकती हैं, विल जो जो वाइवा क्वेश्चन आपका हो सकता है, वो ये हो सकता है कि वो पूछे, विल यू टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी और नॉट? सो आप उसके कहेंगे, वी विल नॉट, दिस इज द पेशेंट राइट, वी विल एक्सप्लेन द prognosis to the patient, and it is the patient right. If patient want to discontinue or there are any neural tube defects, so then we will terminate this pregnancy, ठीक है? This is the patient right, but I will explain all the diagnose, all the implementation of methotrexate to the fetus in the form of neural tube defects. Then if patient wants to terminate, then we will terminate this pregnancy, ठीक है? तो इसका आंसर आपने डिप्लोमेटिकली देना है।
ठीक है, ये इसमें ये पूछा जाएगा जब पेशेंट मीथोट्रेक्सेट ले रही होगी। और अगर आप पेशेंट कंटिन्यू करना चाहती है तो देन वी विल मॉनिटर पेशेंट फॉर द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ये जरूर बोलना है। चेंज तो आप कर देंगे, लेकिन उसमें आपने ये जरूर बताना है कि मैं उसको मॉनिटर करूंगी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के लिए, और उसको मैं फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम ओडी थ्रू आउट प्रेगनेंसी दूंगी। ठीक है। और चेंज करके मैं मीथोट्रेक्सेट को उसको सेफर ड्रग करूंगी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, एजोथाइप्रिन, ये पूरी ड्रग्स के नाम इन्होंने ऐसे लिखे हुए हैं नीचे। ठीक है, ये ठीक है। एजोथाइप्रिन, ये हम उसको ड्रग्स जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये सब दे सकते हैं। ठीक है, जो येलो वाली हैं वो हम इजीली दे सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आपने कहा जी उसको चूंकि हाइपरटेंशन भी है तो वो नॉर्वेस ले रही है, उसको भी आप चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आप बोलिए कि मैं लेबिटालोल 100 मिलीग्राम बीडी करेंगे, उसके मॉनिटर करेंगे, इस पे अगर कंट्रोल होगा तो डोज को टाइट्रेट, अगर नहीं होगा तो टाइट्रेट करेंगे, बढ़ा देंगे और उसकी तरफ जाएंगे। सेफर ड्रग्स है इन द फॉर्म ऑफ लेबिटालोल और एल्डोमेट। दोनों नाम भी बोल सकती हैं, कोई एक भी बोल सकती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आई विल डू हर ओजीटीटी एट 14 वीक्स। इफ इट इज नॉर्मल देन आई विल रिपीट एट 28 वीक्स। ओजीटीटी की कहानी आप शुरू में ही खत्म कर दें, फिर दोबारा उसमें ना देखें। ठीक है। आई विल मॉनिटर फ्रीक्वेंटली नहीं, आप कहें कि अगर आपने उसको 2 वीकली मॉनिटर करना है, मैं पहले उसको इनिशियली 2 वीकली बुलाऊंगी टू असेस द इफेक्ट्स ऑफ कंप्लायंस ऑफ द मेडिसिन, कि वो दवाइयाँ खा रही है कि नहीं खा रही। एंड देन आई विल मॉनिटर हर ब्लड प्रेशर, हर प्रोटीन यूरिया एंड हर हीमोग्लोबिन। And I will start the low molecular weight heparin, 75 milligram to 150 milligram from the 12 weeks of gestation. ठीक। Then I will go for the anomaly scan and uterine artery scan at 20 weeks for anomalies and any anomalies, cardiac anomalies, neural tube anomalies, and uterine artery Doppler for the notching. If there is notching, as patient is high risk, so I will start the growth scan from 26 weeks onward. And if there is any discrepancy of growth, then I will monitor the fetus with the umbilical artery Doppler. At 28 weeks, I will repeat the CBC, I will repeat the protein urea, I will repeat the OGTT, and I will monitor the growth. I will then I will add she is risk of preterm delivery, so I will closely monitor for the patient and guide the patient. इस तरह से फिर आप 36 वीक्स के ऊपर उसको डिस्कशन करें, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी उसको ऑफर करें, तो उसमें कोई आपको जरूरत नहीं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगी और कोई IUGR का एलिमेंट, फिर हम उसके मुताबिक पेशेंट को ऑफर करेंगे, अगर एग्जामिनर आपको बीच में सवाल दे देती। लेकिन अगर वो स्ट्रेट चलाती जाती है तो आप नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कर सकती हैं। बच्चे को हम न्यूनेटोलॉजिस्ट को भी दिखाएंगे फॉर ल्यूपस नेफ्राइटिस, उसको भी हो सकता है, तो इसलिए ये वर्ड जरूर बोलना है। जैसे आपने थायराइड के उसके डायबिटीज वाले बच्चे के लिए हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, ये सारी बातें, हाइपोमैग्नीसीमिया बताना है। इसी तरह न्यूनेटल जो SLE का बेबी है उसको न्यूनेटोलॉजिस्ट को देखना है फॉर ल्यूपस नेफ्राइटिस। ठीक है। उसके बाद आपने जो है उसको कॉन्ट्रासेप्शन बतानी है। SLE को कॉन्ट्रासेप्शन क्या देंगे? SLE को हम कॉपर IUCD इजीली दे सकते हैं। ठीक है। OCPs हम यूजली उसको रिलैक्स करके देते हैं, फिर हम उसको दोबारा नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे कि आप प्री प्रेगनेंसी की अपनी डोज एडजस्टमेंट करें। अगर इस पे पेशेंट, अगर हमने मीथोट्रेक्सेट को चेंज करके लिया है तो हम इसको कंटिन्यू, और पेशेंट को कोई फ्लेयर अप नहीं हुआ तो हम उसको ड्रग को चेंज नहीं करेंगे, वही ड्रग इन लेजन विद द नेफ्रोलॉजिस्ट चलती रहेगी। ठीक है। कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, फलां जगह पे ये पढ़ा था तो फलां जगह पे नहीं। डॉक्टर कुरत मैं यही तो कह रही थी कि इसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देनी है 12 वीक्स के बाद। हाँ तो देनी, आपने बोली नहीं ना। हाँ, और मैडम इसका स्कोर जो है वो कम से कम जो है स्कोर इसका 3 बनेगा।
कैसे? मैं यही तो पूछ रही हूँ, आप सब कह रहे हैं 3 है। मुझे बताइए 3 क्यों है? मैडम इसका 3 ऐसे बनेगा, देखिए मैडम, जो एक एसएलई है उसका जो है ना, वो इसका मेडिकल डिसऑर्डर का एक स्कोर वो बनेगा। फिर उसके बाद जो है वो पेशेंट को हाइपर एमेसिस है, तो एक स्कोर इसका हाइपर एमेसिस का बनेगा। अभी हाइपर और फिर एमेसिस तो हमने उसको नहीं कहा ना, 2 वॉमिटिंग की है हमने, सिर्फ नोजिया, एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग कर लेना। हाइपर एमेसिस का तो है वो। नहीं डॉक्टर हाँ, कुरेश, ये स्कोर 1 ही है, मतलब इसका स्कोर 3 नहीं है। मेरे ख्याल में ये 1 ही स्कोर है, 3 नहीं है। और तो हेपरिन नहीं देनी इस पेशेंट। मैडम हाइपर हेपरिन तो एमेसिस, देनी है इसको। हाइपर एमेसिस वाला पेशेंट भी जब एडमिट होगा तो उसको देनी है, वरना नहीं देनी। मैडम इसको जो है ना, जो आप स्कोरिंग में चले, कंफ्यूजन हो रही है, वो मैं घर थोड़ा सा सही से सुकून से पढ़ के बताऊंगी। लेकिन मैडम इसको जो है ना हेपरिन जरूर देनी है, ये तो कंफर्म्ड है। मेरे ख्याल में इसको हेपरिन नहीं देनी, लेकिन इसको हम फिर डिस्कस बाद में कर लेते हैं। और आप भी देखिए जी इसको, मैं डॉक्टर भी कुरेश, देखती नहीं हूँ। देनी क्योंकि लेकिन मेरे ख्याल में उसके इसको अंदर यही हेपरिन है। नहीं बनती देनी। हाँ मैम अभी जी। मैनेजमेंट में आपने बोला था ना हेपरीन, तो नहीं देनी इसको। मैंने कब बोला है? मैम मुझे ऐसे एस्पिरिन लगा कि बोला था। एस्पिरिन, लो एस्पिरिन मॉलिक्यूलर बोला है। वेट यस हेपरिन, मैम। लो, वो सॉरी, एस्पिरिन देनी है, लोपरिन। यस मैम, मैम मुझे ऐसे लगा कि आपने हेपरीन को। नहीं नहीं, ठीक लो है मैम। मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन नहीं देनी है इसको। अ, एक मिनट ठहरे, ये मैं आपके साथ स्कोर शेयर कर रही हूँ, हम यहीं पे अभी इसको देख लेते हैं। मैं चैट में आपको भेज रही हूँ, ठीक है, एक मिनट। चैट में भेजती हूँ। ये देखो इधर, इसका 3 स्कोर बनता है, मेडिकल डिसऑर्डर में 3 लिखा हुआ है ना। तो देखो इसमें मेडिकल डिसऑर्डर में 3 बनता है, जरा देखो। मैं भी गौर कर रही हूँ, एक 3 स्कोर किस मेडिकल डिसऑर्डर्स है ना, उसमें SLE लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ मेडिकल, 3 स्कोर्स में आपका मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज, कैंसर, हार्ट फेलियर, एक्टिव SLE, इन्फ्लेमेटरी पोलीआर्थरोपैथी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, टाइप 1 डायबिटीज विद नेफ्रोपैथी, सिकल सेल डिजीज एंड करंट IV ड्रग यूजर्स। तो एक्टिव SLE का 3 स्कोर है। ठीक है, आसिया क्लियर हुआ? ये स्कोर मैंने शेयर किए, 3 वाले सारे पढ़ लेना। प्रोवो 3 में, ये 4 में तो एक प्रीवियस है, प्रोवोक्ड पीटी, नॉन हाई थ्रोम्बोफिलियाज और मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज में एक्टिव SLE को 3 स्कोर करेंगे। ये मैडम मैंने सुन लिया। मैं अभी असल में मैं थोड़ा सा बाहर हूँ ना, मैं घर जाके इसको सुकून से दोबारा देखूंगी। जी जी, देख लीजिए, ठीक है। और कोई क्वेरी आप मैनेजमेंट से रिलेटेड SLE की है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये जो टॉक आर्टिकल मैं अभी आपके साथ शेयर किया हुआ है, आपने इसको देखना है और इसी को ही अच्छी तरीके से करें तो आपका SLE का पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है, ठीक है। कौन है बाहर? जी, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें, पर या फिर मुझसे ग्रुप में पूछ लें, जो कोई ठीक है भी मैम, इसको आराम से, सही ठीक है। होगी। कोई भी क्वेरी हो यस इससे मैम। रिलेटेड आपकी तो वो मुझसे पूछ लें, ठीक है। चल ओ, थैंक यू डॉक्टर सूरज, जज़ाकल्लाह। वेलकम वेलकम। डॉक्टर अस्मा, आप मुझे ना प्रेजेंट केस इसकी समरी, वो मैनेजमेंट दोबारा से भेजिएगा, ठीक है। मैम वो मैंने कार्डिक डिजीज की भेजी हुई थी मैनेजमेंट। मैम 2 वॉइसेस हैं, जब आप फ्री मैं हों मुझे तो। ना दोबारा से टैग कर दो। मैंने यस देखा है मैम। आपका, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला आज ना, तो मैं इंशाल्लाह देखते हुए, सही है मैम। ठीक है। मैं आपको, यस मैम, मैं कर। हम्म। ओके, अल्लाह हाफिज। ड्राई लग रही है।